मसूद, तुम हमारे खास आदमी हो और मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब तुम वहां खुद को साइको के सामने पाओगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ ढाल खड़ा होऊंगा। मसूद, जो कब से अंदर ही अंदर डर रहा था, उसे रणबीर के बातों से थोड़ा आराम सा मिला। उसे लगा कि रणबीर उसे कुछ नहीं होने देगा। मसूद को जंगले के अंदर 1 किलोमीटर तक जाना था, जहां लोग अक्सर घूमने आया करते हैं, लेकिन आज वहां सिर्फ मसूद ही होगा, एक मोहरा बनकर। रणबीर ने पिस्टल के मैगजीन को निकाला और उसे फिर से गन में सेट कर रीलोड करने लगा। चलो अब जाओ, वह आता ही होगा। मसूद ने एक आह भरा और जंगले की तरफ बढ़ चला। रणबीर ने जिस तरह से अपना जाल बिछाया था, साइको को पता भी नहीं चला और वह अब रेस्ट गार्डन में आ चुका था। अभिषेक, जिसे यह बात पता भी नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, उसे तो बस मसूद को खत्म करना था, लेकिन वह भूल गया उसके बीच में रणबीर खड़ा है। फिर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, रणबीर का एक्सीडेंट करवाकर, और ऊपर से वह खुद ही मसीहा बन बैठा। उसका तो बस इतना ही प्लान था कि वह रणबीर को परख सके, लेकिन नजरे तो रणबीर के पास भी था और परखना उसे भी आता था। रणबीर जानता था कि अगर गार्ड्स का हेल्प लेता है तो उस साइको को पता चल जाएगा, इसलिए उसके प्लान में वह खुद और आजाद फिर समर ही शामिल थे। उसके हिसाब से इतने लोग काफी थे। अब तक आजाद रेस्ट गार्डन तक पहुंच गया था, जो जंगल के बीचों बीच में बना था। आज वहां शांति पसरी हुई थी। 2-4 लोग थे, लेकिन उन्हें इसलिए रखा गया था ताकि साइको को शक ना कि उसे ट्रैप किया जा रहा है, लेकिन वह पहले ही ट्रैप हो चुका था 1 दिन पहले। मसूद गार्डन के बैक एरिया में बने ट्रिपल सीट वाले चेयर पे बैठा गया और अपने आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लिया। उसने आंखें बंद कर ली। इधर साइको 2-4 लोगों में ही घूमता हुआ टहल रहा था। उसके हाथ में एक डिजिटल वॉच था जिसमें टाइम 2:56 हो रहे थे, यानी मसूद को मरने में 4 मिनट अभी बाकी थे। रणबीर और उसके साथी सब टेक लगाए थे। जहां समर और आजाद की नजरें मसूद पे थे, तो वही रणबीर किसी और को घूर रहा था। उसे बस इंतजार था उस आदमी के हरकत करने की, क्योंकि अभी वह शो नहीं था। मसूद के लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। समय के साथ उसके माथे से पसीने आने लगे थे। अब 3 बजने में सिर्फ 3 मिनट की दरकार थी और यह सबके लिए एक चैलेंज से भरा था। अगर कोई भी चूका तो उसका मरना तय है। समर और आजाद ने गन तान रखी थी। रणबीर का निशाना तय था, लेकिन उसे इंतजार था तो वो बस 3 बजने का। इधर जैसे ही 3 बजा तो कुछ दूरी पे खड़ा एक बूढ़ा आदमी, जिसने अपने जेब से गन निकाला और मसूद के ऊपर तान ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसका निदान चूक गया और वह धम से जमीन पे औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके दाहिने पैर में गोली लग चुकी थी, जिससे अब खून निकलने लगा था। मसूद, जिसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि अभी अभी क्या हुआ, उसके पैर जम से गए थे। रणबीर, जो पीछे खड़ा था, वह दौड़ते हुए उस बूढ़े आदमी के पास आ गया। आजाद और समर फिर रणबीर के पीछे दौड़ते हुए आ गए थे। आसपास के लोग भाग खड़े हुए। अब गार्डन में सिर्फ रणबीर और उसके साथी ही बचे थे। आजाद, जो उस बूढ़े को देख रहा था, वह कराह रहे बूढ़े आदमी को देख बोला, इस बूढ़े आदमी को भला बॉस से क्या दुश्मनी थी, इसे तो तीरथ पर जाना चाहिए था। नहीं आजाद, ये बुरा नहीं है, शायद तुमने इसे गौर से नहीं देखा। क्यों, सच कह रहा हूँ। अभिषेक धनपत उर्फ मास्कमैन। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। वह रणबीर कंफ्यूज्ड होकर देखने लगा। समर, आजाद और मासूद का भी यही हाल था। तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? रणबीर बैठा और उसके चेहरे से उसका नकली दाढ़ी और मूंछों को निकलते हुए बोला, क्यों, परखने सिर्फ तुम्हें ही आता है। जब तुमने हॉस्पिटल में मेरा नाम भी ना जाने ही मुझे बताया था, तभी मुझे तुम पे शक हो गया था, और जब मेरे दोस्तों ने तुम पे शक किया तब मेरा शक यकीन में बदल गया। रणबीर रुका और थोड़ा रुककर पर से बोलने लगा, तुम पे शक होने के बाद ही मैंने ये प्लान बनाया था। मुझे तो यकीन था तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम में हिम्मत है। रणबीर उसके घाव को देख रहा था, जिसमें उसने खुद गोली मारी थी। तभी आजाद कंफ्यूज्ड होकर बोला, मतलब बॉस, आपको पहले से ही पता था? रणबीर ने उसे टोक दिया और उसके सवाल के जवाब देते हुए बोला, नहीं, मुझे कल ही इस पे शक हुआ। इसे चोट लगी थी, तभी मैंने ये प्लान बनाया था, इसलिए कि अगर आज यह नहीं आता तो इसका मतलब हॉस्पिटल वाला, यानी कि
यही मास्क मैन होगा, लेकिन इसने गलती कर दी। शायद अगर नहीं आता तो मेरा शक इस पे सिर्फ 50% ही बनता और इसे जीने का थोड़ा और वक्त मिल जाता। ये सुन अभिषेक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। उसका माथा फटने लगा था। अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देख समर और आजाद ने उसके ऊपर गन तान दी। मौत सामने है और तुझे हंसी आ रही है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। आजाद गुस्से में बोल उसके तरफ बढ़ा ही था कि रणबीर ने उसे रोक दिया और 2 कदम चलकर उसके चोट लगे पैर के बगल में बैठ गया। उसने अपना गन निकाला और उसके गोली लगे जगह पे गन को पॉइंट कर दिया। सब सोच ही रहे थे कि अब क्या होगा। इतने में रणबीर ने गोली चला दी। एक ही जगह पे 2 गोलियां लगने से वह छटपटाने लगा। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी रणबीर उसके चेहरे को पकड़ बिना किसी भाव के बोला, अगर तुझे तड़प नहीं मारना है तो अपने बॉस का नाम बता, तुझे मौत जल्दी नसीब होगी। ये सुनते ही सब चौंक गए। आजाद, समर और मसूद कभी रणबीर को देखते तो कभी साइको को। उनका दिमाग चकराने लगा था। साइको, जिसे मरने का कोई डर नहीं था, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वह जल्दी से बड़बड़ाया, कोई नहीं है मेरा बॉस, मैंने ही ये सब किया था। वो तो तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। तेरे होठ और बात आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। रणबीर ने कहा ही था कि साइको गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ा। तभी रणबीर ने उसके ऊपर गोलियां चला दी। एक एक कर उसने पूरा मैगजीन खाली कर दिया। उस साइको के शरीर में इतने सारे छेद देखकर तीनों डर गए और रणबीर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे, जिसके चेहरे इस वक्त सेकंड तक नहीं था। रणबीर ने गन समर की तरफ बढ़ाया तो समर बिना देरी किए बिना गन ले लिया। मासूद इसे ठिकाने लगा दो। ओके बॉस, मसूद जल्दी से बोला और लाश को अपने कंधे पे उठा लिया। मासूद के जाते ही आजाद और समर, जिनके दिमाग में कब से रणबीर के बातें गूंज रही थी, अब उनसे रहा नहीं गया और दोनों एक साथ बोल पड़े, बॉस, क्या इसके ऊपर भी कोई है? रणबीर, जो शांत खड़ा था, वह बिना किसी भाव के नॉर्मल टोन में बोला, हाँ, इसके ऊपर कोई और है जो ये सब खेल रच रहा है। लेकिन वह भूल गया कि अब ये साम्राज्य राम नहीं रणबीर चला रहा है। तो बॉस वो कौन है? आजाद ने उत्सुक होकर पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा, रणबीर ने कहा और कार की तरफ जाने लगा। अब वह घर जाकर आराम करना चाहता था, वैसे भी अब शाम होने को था। अब तक ये खबर अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल चुका था। रणबीर ने ये जानबूझकर किया था। इसके 2 कारण थे। पहला, वह अंडरवर्ल्ड में ये बताना चाहता था कि अब नया बॉस आ चुका है, और दूसरा ये कि साइको के मरने की बात असली विलेन तक पहुंचा सके, और हुआ भी यही। अब तक ये खबर जहां पहुंचना था वहां तक पहुंच चुका था। एक बड़े से बंगले में बैठा करीब 26 साल का लड़का, जिसके हाथ में वाइन का गिलास था, वह वाइन को गले के नीचे उतरता जा रहा था। सर, आपके दोस्त मारे गए, आपका काम अधूरा रह गया। इतना सुनना था कि उसने वाइन का गिलास सामने खड़े आदमी कर सर पे दे मारा। सामने खड़े आदमी के सर से खून निकलने लगा, लेकिन वह डर से हिला तक नहीं और ना ही बोला, क्योंकि उसे पता था अगर चिल्लाया तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। सामने खड़े आदमी ने अपना कोट निकाल कर फेंक दिया। अब उसका चौड़ा सीना उभर कर दिख कर रहा था। हालांकि उसके 8 पैक्स एब्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसे कोई भी महसूस कर सकता था। किसने मारा मेरे दोस्त को? वह गुस्से में बोला। सर, आरएस कॉर्पोरेशन के वारिस ने। ये सुन उसकी त्योरियां चढ़ गई और वह सोचते हुए बोला, तो इसका मतलब मुझे पहले इसे मारना होगा, अब टक्कर कांटे की होगी। इतना बोल उसे शराब की बोतल को उठा लिया और एक ही सांस में पी गया। बोतल में से जैसा ही शराब खत्म हुआ कि उसमें फिर से बोतल को फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम जो भी हो, तुझे मेरे हाथों ही मारना होगा। अगर तुझे मैंने खुद अपने हाथों से नहीं मारा तो मेरा भी नाम अल्फाज जेब्र की नहीं। वह जोर जोर से हंसने लगा। शराब उसके दिमाग पे हावी हो चुका था। सिंघानिया मैंशन। रणबीर जब तक घर पहुंचा तो अंधेरा छा चुका था। अंदर हॉल में आया तब उसने सनाया को अर्चना के साथ मिलकर टीवी पर फिल्म देखते पाया। सनाया भी जान गई थी रणबीर आ गया है। उसमें रणबीर के कदमों की आहट को पहचाना लिया था। अर्चना जो टीवी देख रही थी, उसके चेहरे पे दुगुनी खुशी थी।
वह रणबीर को देखते ही वहां से अपने कमरे में चली गईं। वह रणबीर और सनाया के इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी। अर्चना के जाते ही रणबीर सनाया के पास आया और बगल में बैठ सनाया को एक ही झटके में गोद में बैठा लिया। सनाया रणबीर के इस अचानक हमले से चौंक गई। उधर अर्चना बेड पे लेटे ही मोबाइल देखने लगी। वह शर्मा कर मोबाइल को दिखती और खुद ही बड़बड़ाने लगती, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं या नहीं, कहीं वह गुस्सा तो नहीं होगा। भाभी तो कह रही थी कि वह गुस्से वाला है, लेकिन मैं भी कम थोड़े ना हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। अर्चना खुद ही सवाल कर उसका जवाब ढूंढ ली और इतना सोचने के बाद उसने आखिरकार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही दिया। अर्चना के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाने के बाद अर्चना फोन को ताकती रही, लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। वह थोड़ा उदास हुई। उसे तो डायरेक्ट फोन कर लेना चाहिए था, लेकिन उसका मन नई जमाने की तरह ऑनलाइन चैटिंग करने का था, जिसमें एक लड़का और लड़की चैटिंग करते करते एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, वो वाला। इधर हॉल में बैठे दोनों लव बर्ड्स, हालांकि अब इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन प्यार थोड़ी ही कम होने वाला था। टीवी पे सास बहू वाला सीरियल चल रहा था, जिसे देख रणबीर बोला, ये कहाँ बकवास देख रही हो, बंद करो इसे। इतना सुनना था कि सनाया उसे खुद से अलग करने लगी और बोली, आप ना बिना देखे कैसे इसे ऐसा वैसा बोल सकते हैं। पता भी है आपको इस सीरियल की टीआरपी कितनी है? इसमें तो सबसे हैंडसम हीरो काम कर रहा, मोस्ट हैंडसम शिवम कपूर। ये सब बोलते हुए सनाया के चेहरे पे खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी, लेकिन कोई था जिसे जलन होने लगा था, रणबीर, जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, अब चलो रूम में, हमें सोना है। सनाया को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पे जलन देख सनाया हंसते हुए बोली, आपको जलन हो रही है? वो मिला सोनापति, जलना बुरी बात है। सनाया मुंह बनाकर बोली और हंसने लगी। रणबीर तो उसे देखता ही रह गया। हाँ, मुझे जलन हो रही है तो मेरी वाइफ मेरे सामने किसी और की तारीफ कैसे कर सकती है? अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। रणबीर ने इतना बोल फोन निकाला लिया और किसी को कॉल मिला दिया। सनाया उसे देख रही थी और उसे अपने समझने में लगी थी, लेकिन रणबीर उलझा हुआ उसे लग रहा था। तभी दूसरी तरफ से फोन पिकअप हुआ और इधर से रॉक ने बोलना शुरू कर दिया, हाँ, पता करो ये लाल इश्क सीरियल कौन सा प्रोडक्शन डायरेक्ट कर रहा है। सनाया ने जैसे ही ये सुना तो उस होश उड़ गए। और हाँ, ये शिवम कपूर, इससे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को बोलो और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके बिजनेस को बर्बाद कर दो। कल सुबह होने से पहले मुझे शिवम कपूर रोड पे आ जाना चाहिए। सनाया ये सब जो कब से अवाक होकर सुन रही थी, वही जल्दी से उसका फोन छीन लेती हैं और बोली, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा किया तो तुम्हें नौकरी से निकाला दूंगी। सनाया ने जैसे ही चेताया तो उधर से आवाज आई, आप कौन? तभी सनाया चिढ़ते हुए बोली, मैं आपके सर की वाइफ बोल रही हूँ, यह मेरी धमकी समझो तुम। और इतना बोल सनाया फोन काट देती है। उधर से फोन करते ही वह आदमी फोन को देख बोला, अब मैं क्या करूँ, किसकी बात मानूं? माना तो लेडी बॉस निकाल देंगी और नहीं किया तो सर मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। हाँ, ऐसा करता हूँ, समर भाई से बात करता हूँ, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। उसमें जल्दी से समर को कॉल मिला दिया। इधर सनाया रणबीर के बाहों से छूटने के लिए मुस्कुराहट करने में लगी थी, लेकिन मजाल था कि रणबीर उसे छोड़ दे। आप बहुत बुरे हैं, भला किसी को इतनी जलन भी होती है क्या? छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी। हन उद्धरण चिन्ह, सनाया कसम खाते हुए बोली। वह जानती थी कि इसका पति ऐसा कर सकता है। उसने तो उसी दिन रणबीर के ताकत का अंदाजा, जिस दिन रणबीर ने सनाया के घर दस्तक दी थी, उसे आज भी वो दिन उसके सामने घूमने लगते हैं, जब रणबीर सबके सामने सबको चैलेंज करके शादी कर ली थी और सब देखते ही रह गए थे। शायद सनाया के लिए वो पल डरावना था, लेकिन आज वह रणबीर की अर्धांगिनी बन चुकी है। उसके दिल का सुकून तो भला उसे जलन क्यों ना हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, बस मैं इतना जानता हूँ तुम मेरी हो तो हो बस, रोकी ने कहा और सनाया को गोद में उठा लिया और रूम की तरफ बढ़ते लगा। सनाया चौंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रणबीर सीढ़ियां चढ़ते हुए छेड़ते हुए बोला, मुझे भूख लगा है। सनाया ना समझी से बोली,
भूख लगी है तो किचन में चलिए, आपके लिए कुछ बना देती हूँ। रणबीर कुछ नहीं बोला और बस उसे देख मुस्कुरा दिया। सनाया, जिसे अब तक रणबीर के बातों का मतलब समझ नहीं आया था, अब वह सब समझ गई कि रणबीर किस भूख की बात कर रहा है, और इतना सोचते ही उसके कान लाल हो गए, चेहरे पे शर्म की लाली छासी गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। रणबीर रूम में पहुंचते ही सनाया को लगभग बेड पे फेंक ही दिया था। उसके ऐसा करते ही सनाया की दर्द भी आवाज निकली, आह, जिसे सुनते ही रणबीर जल्दी से इसके ऊपर आ गया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। सनाया ने शायद उसके सामने शिवम कपूर के बारे बोलकर रणबीर को उकसा दिया था, जिसका हर्जाना वह पूरी रात सनाया से वसूलता रहा। सुबह हो चुका था और दोनों एक दूसरे में लिपटे चैन की नींद सो रहे थे। इतने में रणबीर का फोन बजा, जिसकी आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसने अलसाए आंखों से फोन उठा लिया। तभी उधर से रोहित गुस्से में बोला, कहाँ है तू, कॉलेज नहीं आना है क्या? टाइम देख। रणबीर ने झट से आंखें खोल घड़ी की ओर देखा तो चौंक गया। वह लेट हो गया था, कुछ आधे घंटे बचे थे और दूसरी बात यह कि आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था। वह जल्दी से सनाया को सुलाकर बेडशीट से कवर कर दिया और वॉशरूम की तरफ भागा। उसके छोड़ते ही सनाया ने तकिए को हक कर लिया और सो गई। खालिद का ऑफिस। दूसरी तरफ खालिद के ऑफिस में तनातनी का माहौल था। खालिद सामने खड़े आदमी पे चिल्ला रहे था, कहाँ है मेरा बेटा, अब तक आया क्यों? सर वह आगे कुछ कहता, इतने में दरवाजा खुला और एक हैंडसम लड़का सूट बूट पहने अंदर आया और नर्म होकर बोला, रिलैक्स डैड, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वह शांत हुआ, अगर बगल में खड़े आदमी को घूरा। वह आदमी उसका इशारा समझ बाहर चला गया। इधर उसके जाते ही खालिद का बेटा चेयर पे बैठते हुए बोला, अब बताए, इतना गुस्सा आप क्यों कर रहे थे? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? तुझे एक काम दिया था और तू राम सिंघानिया को नहीं मार पाया। खालिद के चढ़ते ही सामने बैठे आदमी की आंखें छोटी हो गई और वह बिना किसी भाव के बोला, डैड आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका ये हक है, लेकिन मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मेरी काबिलियत मर उंगली उठाए। इतना सुनते ही खालिद थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि वह जानता था ज्यादा गुस्सा उसे ही नुकसान में डाल देगा। मेरे बेटे अरफाज जेब्रेकी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक छोटी सी काम को करने में इतनी देर कर दी? ये है अरफाज जेब्रेकी, खालिद का इकलौता बेटा और इन सारे खेल का मास्टरमाइंड। ये खेल तब से चालू हुआ जब से खालिद के ऑफिस में घुसकर उस गुंडे ने खालिद के सेक्रेटरी को गोली मारा था। कुछ याद आया। आज कई दिन बीतने के बाद बाप बेटे आमने सामने थे। डैड, राम सिंघानिया को मारना इतना आसान नहीं है और एक पल के लिए हम उसे मार भी दे तो हमारा मौत भी तय है। सड़कों पर इतने गुंडे उतर आएंगे कि जगह कम पड़ जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसने कहा और सामने पड़ा फाइल उठाकर देखने लगा। तो क्या हम चुप बैठ जाए? मुझे उसे मरते हुए देखना है। अरफाज पेपर्स उल्टा रहा, नहीं, हमें मौके की तलाश करनी होगी। उसने फाइल टेबल पे फेंक दिया और चेहरा सख्त करते हुए बोला, राम सिंघानिया का बेटा अब बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख चुका है। उसने कुछ ही दिन में मेरे खास आदमी अभिषेक धनपत को पकड़ लिया और उसे मार भी डाला। इतना सुनते ही वह चौंक गया और बोला, लेकिन उसका तो कोई बे। इतना ही बोल पाया और उसे ऑक्शन के दिन की वो बात याद आ गई। उसी दिन राम ने खालिद को बताया था कि इसका बेटा आ चुका है। खालिद ने टेबल पे मुक्का मारते हुए बोला, ओह शिट, मैं भूल कैसे गया उस दिन को। उद्धरण चिन्ह। बस कीजिए डैड, अब आप बूढ़े हो गए हैं, शांत रहना सीखिए। इंतजार। उद्धरण चिन्ह। अरफाज बोलता हुआ कमरे से निकल गया। अरफाज ने अभी शांत रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर अभी वह कुछ करता है तो उसे पकड़े जाने का डर है। जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना सही बात है, लेकिन जब हथौड़ा ही लोहे से छोटा पड़ जाए तो ये समझ लीजिए कि अभी मेहनत करना बाकी है। अभी रणबीर का पलड़ा भारी है। अरफाज मंझा हुआ खिलाड़ी है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है दिखता नहीं। अरफाज को अभी और मेहनत करना होगा रणबीर को हराने के लिए। अब टक्कर राम और खालिद में नहीं, बल्कि रणबीर और अरफाज के बीच में होने जा रहा था, जहां रणबीर और अरफाज दोनों ही क्रूएल थे, किसी को मारने में हिचकते नहीं थे, पर दोनों में अंतर था और वो था
रणबीर का अपनों के लिए प्यार, जब अपनों पे बात आए तो रणबीर पूरा शहर सर पे उठा लेगा, वही अल्फाज जीतने के लिए अपनों को भी दांव पे लगा देगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण उसका बचपन का दोस्त अभिषेक धनपत था, जिसका इलाज लंदन में चल रहा था। आज वह मारा गया, सिर्फ अल्फाज का एक सीढ़ी बनकर। रणबीर जल्दी जल्दी में कॉलेज आ गया था, उसने बाल तक ठीक नहीं किए थे। क्लासेज चल रहा था, तभी अचानक से दरवाजे से एक लड़का अंदर आता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। रमन। सब चौंक कर बोले रेणुका। तो रमन को देखकर फूले नहीं समा सकी, पर लेक्चरर के होने की वजह से उसने खुद को रोक लिया। रमन चलते हुए रणबीर के सामने से गुजरा। रणबीर उसे देख रहा था, लेकिन रमन के भाव चेंज तक नहीं हुए। शायद उसकी खामोशी ने रणबीर को चेता दिया था। रमन बदला बदला सा लग रहा था, उसका शक्त चेहरा अब पहले से काफी भयानक लग रहा था, जिसे सब देख पा रहे थे। जब सबका ध्यान बोर्ड पे पढ़ा रहे लेक्चरर पे गया, तभी रमन ने आंखें टेढ़ी की और रणबीर को देख मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट अजीब सी थी। क्या चल रहा है रमन के दिमाग में? रमन को देख कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग नाखुश। रमन के साथ वाले लड़के जो हमेशा उसकी चमचागिरी करने में लगे रहते थे, और इन सबसे से ज्यादा रेणुका, जिसे रणबीर को परेशान का एक नया तरीका मिल गया था। रणबीर ने ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके दोस्तों ने उसे देखा। रमन अंदर ही अंदर गुस्से का घूंट पी कर रह गया। तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। रमन मन ही मन कोसा। इधर नताशा कब से उसे देख रही थी, लेकिन रमन ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह चिढ़ गई और खुद उठकर उसके पास जा बैठी। डार्लिंग, कहाँ थे तुम अब तक? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। रेणुका उसके बगल में बैठे ही उसके गले में अपना हाथ डाल दिया। अब जाकर कहीं रमन को नताशा का ख्याल आया। उस दिन जब रणबीर ने रमन को पीटा था, तभी रेणुका भाग खड़ी हुई थी, और आज वह सब जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करने लगी थी। रणबीर ये सब देख रहा था। रमन की आंखें चमक उठी और उसे लगा कि रणबीर आज भी रेणुका से प्यार करता है, इसलिए उसने देर ना करते हुए भरी क्लास में रेणुका को चूम लिया और एक तीखी मुस्कान रणबीर पे छोड़ उसे देखने लगा। रणबीर को ये अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, ये बात सच था कि उसने रेणुका को अपने दिल से निकाल फेंका है, पर ऐसे पूरे क्लास में ऐसा करना ये सही है। और दूसरी बात ये थी कि रेणुका को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। नताशा जो शर्म के मारे बोझिल हुए जा रही थी, या यूं कहें अभिनय का जलवा दिखाने में लगी थी, वह शर्माते हुए बोली, तुम भी ना कितने शरारती हो गए हो। इन दोनों का प्यार भरा नाटक जारी था, जिस क्लास के सारे बच्चे सुन रहे थे। रमन, जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस रणबीर को चिढ़ाना था, पर वह उसे कहाँ पता था कि अब रणबीर की एक प्यारी सी वाइफ है, जिसके आगे रेणुका तो क्या उसके जैसी हजारों लड़की उसकी सादगी के आगे फेल हैं। प्यार एक, सब्र मांगता है। एक, प्यार विश्वास मांगता है। दो, और इन सब से ज्यादा जरूरी, प्यार तीन, वक्त मांगता है। तीन, जो शायद कभी रेणुका रणबीर को दे ही नहीं पाए। वह तो हमेशा अमीरों को तरह ठाट बाट में रहना चाह रही थी, जहां उसके पास उसकी पसंद का सब कुछ हो, कार हो, बंगला हो, पैसा हो, रुतबा हो, सब कुछ। लेकिन उसने कभी एक साथी नहीं चाहा जो उसे पलकों पे बैठा कर रखे। शायद रेणुका एक रात और रुक जाती तो आज वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बॉयफ्रेंड होती, या यूं कहें वाइफ। आज रणबीर के पास सब कुछ था, दुनिया की हर चीज उसके कदमों में लाकर रख सकता था, लेकिन अब रेणुका ने वो सारे हक गवा चुकी थी जो उसे रणबीर ने दिए थे। पर अब इन सारी बातों का कोई मोल ना रहा। रणबीर अब सनाया का हो चुका है और रणबीर के ऊपर सिर्फ सनाया का हक है। क्लास कुछ ही देर में खत्म हो और क्लास से लड़के एक एक कर निकलते गए। रणबीर और उसके दोस्त निकलने को हुए, तभी रमन ने उसे रोक लिया। ओए फटीचर, कहाँ जा रहा है? रुक तो जरा, कुछ हिसाब क्लियर करने हैं तेरे से। रमन का टोंट भरा शब्द को सुन रणबीर रुक गया। तभी रमन चलत हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ। सुना है आजकल अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा है। रणबीर सुन रहा था, लेकिन पीछे खड़े उसके दोस्त तिल मिला उठे। देख, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता है, मैं एक बार फिर से वो सब नहीं दोहराना चाहता हूँ, रणबीर ने शांत लहजे में कहा, लेकिन उसके शब्द रमन को चुभ गए।
रमन साफ साफ समझ रहा था कि रणबीर किस दिन की बात कर रहा है। रमन उसे घूर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक लड़का जो रमन के साथ ही टपोरी गिरी करता रहता था वह बोला, देखा बॉस, मैं कह रहा था ना कि इसके जुबान आजकल बहुत चलने लगे हैं, इसे आप सबक क्यों नहीं सिखा देते। उसने घृणा भाव से रणबीर को घूरा। रेणुका जो बगल में खड़ी ये सब देख रही थी, उसे इन सब में मजा आने लगा था। कितने दिनों के बाद वह रणबीर को नीचा दिखाने में सफल हो पाई, पर वह भूल गई कि अब रणबीर के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। डार्लिंग, इन जैसों के मुंह लगना तुम्हें शोभा नहीं देता, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। चलेंगे, पहले कुछ हिसाब तो क्लियर कर ले, रमन ने बीच में ही टोक और अपनी बात रखी। रेणुका चुप हो गई और रणबीर को तिरछी नजर से घूरने लगी। रणबीर को पहले भी इन सब से फर्क नहीं पड़ता था और आज भी नहीं पड़ने वाला था। आखिर में उनसे रमन को एक नजर देखा और कहा, तुझे जो करना है कर लेना, लेकिन एक बात याद रहे, मैं गलती दोहराता नहीं। शायद तुम अगली बार। रणबीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर रमन को सब समझ आ गया। वो तो वक्त बताएगा। रणबीर साहब, तुम जाओगे या मैं, पर इतना तय है, हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। रमन ने चेताया और रेणुका का हाथ पकड़ लिया। वह आगे बढ़ा और जानबूझकर रणबीर के कंधे में अपना कंधा दे मारा। रणबीर संभल नहीं पाया और गिरने को हुआ। इतने में प्रीतम ने उसे पीछे से थाम लिया। रमन जा चुका था और उसके जाते ही उसके सारे चमचे भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाते चल पड़े। प्रीतम, जिसने रणबीर को थाम रखा था, वह गुस्से में बोला, तू उसका इतनी बकवास बातें सुनता ही क्यों है? जब तेरे पास सब कुछ है ही तो उसे छोड़ क्यों रहा है? प्रीतम का गुस्सा देख उसने उसके कंधे थपथपाए और बोला, शांत हो जाओ, मेरे पास अभी इतना पावर नहीं आया है कि मैं कुछ कर सकूं। कंपनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब? प्रीतम ने बात खत्म हुए ही पूछा। रोहित और प्रशांत तो बस सुन रहे थे। मतलब कि मेरे भाई, मैं भी समर और आजाद की तरह कंपनी का एक एम्प्लॉय हूं और दूसरी बात यह कि कंपनी के कुछ काम मेरे अंडर हैं, इसलिए मेरा पावर सिर्फ कंपनी के कामों तक ही सीमित है। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम शांत हुआ और आगे कुछ ना बोला। वह जानता था कि रणबीर जो बोल रहा है वो सब सच है। चारों क्लास से बाहर आए और कैंटीन की तरफ चल पड़े। सीबीआई के चीफ बैठे सामने देख रहे थे। सामने चेयर पे बैठा दो शख्स, अभिजीत और उसका दोस्त करण, जिसे चीफ घूरते हुए बोले, तुम दोनों नालायक किसी काम के नहीं हो। एक छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। पर सर, चुप, एक शब्द भी ना बोलना। चीफ गुस्से में बोल उसे टोक देते हैं। करण बिना कुछ बोले अपना सर नीचे कर लिया। तभी चीफ अभिजीत के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोले, हाँ तुम बताओ क्या हुआ था कल? उद्धरण चिन्ह। अभिनीत जो ये सुन सकप का कर बोला, क्या मैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ तुम। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभिजीत ने जल्दी से अपना गिल्ट छिपाया और बोलने लगा, सर हम उस आदमी को पकड़ते ही वाले थे कि तभी कोई आया और उसे गोली मार कर चला गया, और हम गोली चलाने वाले को पकड़ पाते कि इतने में एक बड़ी ट्रक ने उसे ठोक डाला। चीफ ये सुन अपनी बात रखते हुए बोले, तुम दोनों जाओ और हाँ, अब से आने की जरूरत नहीं। तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। दोनों ये सुन चौंक गए। दोनों के लिए ये किसी गहरे खाई में गिरने से कम नहीं था। पर क्यों सर? हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। अब तुम दोनों जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। बस अब मैं आगे कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोनों की वजह से मुझ पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहे हैं। डिफेंस जनरल ऑफ चीफ का यही ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। चीफ ने उन दोनों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। दोनों मुंह लटकाए बाहर आ गए। तभी अभिजीत ने करण को एक जोर का मुक्का उसके पीठ पे दे मारा। आउच! करण दर्द से कराह उठा और अपना पीठ सहलाने लगा। तुझे जब मैंने बोला था कि उसके पास उसका साया बनकर रहना तो तू क्यों गया उसे छोड़कर? अभिजीत ने आंखें दिखाया तो करण भी गुस्से में बोला, तो तू क्या कर रहा था? सिर्फ मेरे अकेले की गलती नहीं है, इसमें तेरी भी गलती है। रमन ने भी गुस्से में कहा और अपना पीठ सहलाता रहा। कमीने मारने की क्या जरूरत थी? इतनी जोर से कोई मारता है भला? अब अपनी ये बकवास बंद कर। हमें नौकरी से निकाला दिया है, सोचा है अब क्या आगे क्या करना।
उसमें सोचना क्या है, हम नया नौकरी ढूंढने गए, बस 1 साल की तो बात है। रमन ने कहा तो अभिजीत सोचने लगा, नौकरी, उसमें तो आज तक सीबीआई के काम के अलावा कुछ किया ही नहीं था, तो उसे नौकरी कौन देगा। दोनों लड़ते झगड़ते 12 आ गए, तभी रमन चीख पड़ा, मिल गया नौकरी। उसने अभिजीत के गले में हाथ डाल दिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। कौन सी नौकरी, अभिजीत ने चिढ़ते हुए कहा तो करण उसे टोकते हुए बोला, ये सब मुझ पे छोड़ दे और कल सुबह तू तैयार होकर आज जाइयो मेरे रूम पे। करण ने आश्वासन दिया, तभी अभिजीत गुस्से में बोला, अगर ऐसी वैसी नौकरी निकली तो तुझे मैं जान से मार दूंगा, अभिजीत ने धमकाते हुए कहा। हालांकि अभिजीत के पास एक ऑप्शन और है, वह चाहे तो अपना खुद का कंपनी चला सकता है, लेकिन घर छोड़ने के बाद ही उसने कंपनी भी छोड़ दिया था। अधिराज आज अकेला पड़ गया था, लेकिन वह उसकी खुद की गलती थी। इधर अभिजीत अपने अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ा। कार में बैठा उसे कल वाली सारी चीजें याद आने लगी। दरअसल वे दोनों जिसे पकड़ने गए थे वह मंत्री का आदमी था, जो मंत्री की कुछ इंपॉर्टेंट पेपर चुरा कर भागा था। सीबीआई को बस इसे पकड़ना मात्र था, तो इन्हें भेजा गया था, लेकिन इन वक्त पर किसी ने उसे आदमी को मार डाला और खुद भी ट्रैक के नीचे आ गया। ये सारा किया धरा मंत्री का ही था। वह चाहता था कि सीबीआई इसमें पड़े और वह अपना इल्जाम अपने सर से हटा सके, इसलिए उसने दोनों को मरवा दिया और बाद में पैसे डालने पर हारकर डिफेंस चीफ को अभिजीत और करण को सस्पेंड करने का ऑर्डर देना पड़ा। अब देखना यह था कि करण कैसा नौकरी ढूंढने वाला था, क्योंकि कुछ भी हो जाए सस्पेंशन ऑर्डर तो रुकने वाला था नहीं। अभिजीत अपार्टमेंट में आते ही बेड पे जा गिरा और अपनी आंख बंद कर लिया। वो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो हजारों रास्ते खोल देते हैं। शायद अभिजीत को दूसरा मौका मिल रहा था, और इन सब में एक बात तो तय था कि रणबीर और अभिजीत का टक्कर होने वाला था। रणबीर और अभिजीत दोनों अलग अलग कमान के तीर हैं, तो क्या एक दूसरे को भेदेंगे या खुद में ही लड़कर मिट जाएंगे। रणबीर घर आ गया था, लेकिन आज सनाया उसे मुंह फुलाए बैठी, जिसका कारण वही अयान कपूर और उसका रोज का टीवी पे आने वाला ड्रामा था। रणबीर ने एक ही रात में लाल इश्क सीरियल का दी एंड कर दिया था। सनाया जिस सीरियल को रोज देखा करती थी, आज वह टीवी पे आया ही नहीं, और उस टाइम पे टीवी पे ही नोटिस छोड़ा गया जिसमें लिखा था कि अब लाल इश्क ड्रामा टीवी पे नहीं आएगा। किसी कारण वह हमें इस टीवी शो को यही बंद करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये देखने के बाद तब से सनाया रणबीर से गुस्सा थी। रणबीर आते ही रूम में चला आया था जहां सनाया पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी, जिसे देख रणबीर उसके पास आया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ विफाई, तुम उदास हो, क्या कुछ हुआ है। सनाया कुछ ना बोली और उसके हाथों को झटक कर थोड़ी दूर जा बैठी। रणबीर उसे देख समझ गया कि हो ना हो गलती उससे ही हुई है। वह फिर से उसके पास आया और इस बार उसे अपने गोद में बैठा लिया और उसे अपने मजबूत बाहों के घेरे में करते हुए बोला, क्या हुआ विफाई, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। सनाया का समझाती हुई बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं। मैं बुरा हूँ, पर हुआ क्या है, मेरी गलती तो बता दो कम से कम, रणबीर ने बीच में टोकते हुए कहा और उसके चेहरे को निहारने लगा, जिसपे दुनिया भर की मासूमियत थी। सनाया के फूले हुए गाल और उसपे गुस्से में लाल चेहरा। रणबीर उसमें खोए से जा रहा था। छोड़िए मुझे, मैं आपसे गुस्सा हूँ। रणबीर ने सनाया को छोड़ दिया और उसे थोड़ा दूर करते हुए बोला, ओके ओके विफाई, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब बताओ क्या बात है, हुआ क्या है। रणबीर ने जैसे ही सनाया को खुद से दूर किया, तभी सनाया उसके गोद में फिर से आकर बैठ गई। ये क्या है, उद्धरण चिन्ह क्या क्या है, अगर मैं आपको छोड़ने को बोल दूंगी तो आप छोड़ देंगे। रणबीर उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। अभी तो बोल रही थी छोड़ने को, और जब मैंने छोड़ दिया तो गुस्सा हो रही हैं, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। रणबीर उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी सनाया रणबीर के पॉकेट से उसका फोन निकाल कॉल लिस्ट चेक करने लगते हैं, और तभी उसे वो नंबर भी मिल जाता है। वह बिना देर किए फोन लगा देती है। रणबीर उसे ये सारी हरकतें करते हुए देख रहा था और वह करने भी दे रहा था, तभी किसी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो बॉस। बॉस नहीं, मैं बोल रही हूँ, सनाया राघव सिंघानिया। ये सुनते ही फोन के दूसरे तरफ वाला आदमी चौंक गया और वह जल्दी से चौंकते हुए बोला,
जी। लेडी बॉस, आपने याद किया? हाँ याद किया, कल तुमने मेरे पति से बात की थी रात में, और मुझसे भी। इतना सुनते ही उस आदमी के पसीने छूटने लगे, वह समझ गया कि बात क्या है, और वह डरते हुए बोला, मैं ही था। सनाया सुनते ही गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी नौकरी गई, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। वह आदमी सुनते ही सहम सा गया, डर के मारे उसके पैर कपकपाने लगे। आर्स कॉर्पोरेशन से निकाले जाने का मतलब यही है कि अब उसे कहीं जॉब नहीं मिलने वाला, और इतना सोचते ही उसका कलेजा पानी सा हो गया। लेडी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बॉस ने कहा था ये सब करने को। सनाया गुस्से में चिल्लाए, इसका मतलब तुम्हारे बॉस जो भी बोलेंगे वो करोगे। उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सनाया फिर से कहने लगी, अगर कल सुबह तक मेरा फेवरेट टीवी शो टीवी पे नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी गई। रणबीर ये सुन चौंक गया, इतना गुस्सा उसने आज तक सनाया के चेहरे पे नहीं देखा था। लेकिन लेडी बॉस, अगर बॉस बोलेगे तो मैं क्या करूंगा? सनाया चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे बॉस अभी बोलेंगे। और इतना बोल सनाया ने फोन का स्पीकर ऑन कर रणबीर के सामने कर दिया, और गुस्से में उसे घूरने लगी। रणबीर समझ गया कि सनाया उससे क्या बोलवाना चाहती हैं। मेरी वाइफ जो बोले वो करो, रणबीर ने बोल दिया और फोन उससे छीनकर टेबल पे फेंक दिया। सनाया फोन को देखती कि तभी रणबीर ने कमर से पकड़ उसे बेड पे खींच लिया, और अब कुछ ऐसा था कि सनाया रणबीर के ऊपर थी, उसके दोनों हाथ रणबीर के सीने पे था, और सनाया के रेशमी बाल रणबीर के चेहरे पे। रणबीर ने आहिस्ते से सनाया के बाल उसके पीछे करते हुए कहा, विफाई तुम आजकल कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो। तभी सनाया तपाक से बोल पड़ी, आप ही से सब सीखा है। अच्छा तो ये बात है, और कुछ मैंने नहीं सिखाया हन। सनाया सोचने लगी कि रणबीर और किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तभी उसके होठों पे कुछ गिला गिला सा महसूस हुआ। रणबीर ने उसके दोनों होठों को अपने होठों के अंदर कैद कर लिए थे। कुछ देर अनाकानी करने के बाद सनाया भी रणबीर का साथ देने लगी, और दोनों रात के अंधेरे में खोसे गए। दोनों पूरी रात एक दूसरे में डूबे रहे और थक हार कर सो गए। सुबह हुई तो आज सनाया रणबीर से पहले उठ गई। रणबीर उसे खुद में समेटे गहरी नींद में सो रहा था, और सनाया अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से रणबीर को देख रही थी। आज रणबीर उसे कुछ अलग सा लग रहा था। उसके बिखरे बाल उसके माथे पे चिपके हुए थे, जिसे हटाते हुए सनाया खुद में ही बड़बड़ाने लगी, इतने हैंडसम हैं और दूसरों से जलते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि मैं सिर्फ इनसे ही प्यार करती हूँ। हाँ मुझे पता है विफाई कि मैं हैंडसम हूँ, अब चलो सो जाओ। रणबीर बोलते हुए उसे और कस के अपने बाहों में भर लिया। सनाया चौंकते हुए बोली, आप जाग रहे थे? रणबीर कुछ नहीं बोला और सोया रहा। सनाया उससे छूटने को हुई तो रणबीर ने और कस के उसे जकड़ लिया। छोड़िए मुझे, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। रणबीर धीरे से आंखें खोल सनाया के आंखों में झांकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग किस। सनाया अवाक होकर बोली, क्या? सनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा गुड मॉर्निंग किस दो और चली जाओ, और क्या इतना ही तो बस। सनाया के गाल शर्म से लाल हो गए। वह शर्माती हुई नजरें झुका ली और रणबीर के माथे पे किस कर लेती हैं। रणबीर मुस्कुराते हुए सनाया को अपने कैद से आजाद करा दिया। तभी सनाया बुलेट ट्रेन की स्पीड से वॉशरूम में भागी। रणबीर उसके इस हरकत पे मुस्कुराता ही रह गया। 4 घंटे बाद आर्स कॉर्पोरेशन में कंपनी के बाहर 2 अजनबी चेहरे खड़े थे। दोनों के हाथ में रिज्यूमे था और दोनों ने ब्लैक पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहन रखा था। बाल अच्छे तरीके से सेट किए हुए थे और दोनों का चेहरा चमक रहा था। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अभिजीत और करण थे। आज करण अभिजीत को आर्स कॉर्पोरेशन ले आया था। कंपनी में कुछ लोगों की जरूरत थी तो अभिजीत को करण यही ले आया था। वैसे भी करण जानता था कि अभिजीत के लिए कोई भी इंटरव्यू पास करना उसके बाएं हाथ का खेल है। ये सच भी था क्योंकि अभिजीत का रैंक वैसे भी सीबीआई के बोर्ड पे हाई ही रहता था, तो उसके लिए ये सब आसान ही होने वाला था। लेकिन उस तकरार का क्या, जो रणबीर और अभिजीत के बीच होने वाला था। दोनों लिफ्ट में आ गए थे और लिफ्ट का 5वां बटन भी दबा दिया था, लेकिन तभी एक लड़का दौड़ता हुआ उस लिफ्ट में आ घुसा। वह लड़का हाफता हुआ सामने देखा तो चौंक गया और चीखते हुए बोला, साले तुम
अभिजीत तो गुस्से में लाल हो गया, लेकिन करण ये सह ना सका। वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने क्या बोला अभी? तभी अभिजीत ने कंधे से पकड़ पीछे करते हुए बोला, जाने दे, छोड़ ना। क्यों छोड़ दूं? देखा नहीं, ये मेरा जीजा है। अभिजीत तपाक से बोला तो करण सामने देखता ही रह गया। उसके सामने रणबीर सीना ताने खड़ा था। करण कांपते होठों से बोला, जीजा। इस बार रणबीर बोल पड़ा, हाँ जीजा, उसका भी और तुम्हारा भी साले साहब। रणबीर का चेहरा खिला हुआ था। उसे देख करण सोच में पड़ गया। उसने कॉन्फर्म करने के लिए सवालिया नजरों से अभिजीत को देखा तो अभिजीत ने अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। अब करण का सारा शक दूर हो गया था। तभी रणबीर उन दोनों के बीच में आ गया और दोनों के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, तो साले साहब, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? क्या यहाँ भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना है? तभी करण हंसते हुए बात को टालकर बोला, हाँ हूँ, वो क्या है, हमें नौकरी की जरूरत थी तो हम यहाँ चले आए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणबीर मुस्कुराया और अभिजीत को देख तिरछी मुस्कान के साथ बोला, यूं समझ लीजिए कि ये मेरा ही ऑफिस है। रणबीर का टोंट मारना अभिजीत को जा लगा। वो समझ रहा था कि रणबीर उसे परेशान कर रहा है। तभी लिफ्ट खुला और अभिजीत और करण बाहर आए। उन्हें बाहर आता देख रणबीर भी आ गया और उनके साथ चलने लगा। अभिजीत शांत था, लेकिन करण के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। जीजा जी, तो ये बताए आप यहाँ किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? उद्धरण चिन्ह, मैनेजमेंट ग्रुप में। उद्धरण चिन्ह, हन। उद्धरण चिन्ह, अच्छा तो आप लोग आगे चलिए, मैं भी चलता हूँ। और इतना बोल रणबीर थोड़ा आगे आया और अभिजीत के कंधे को थपथपाते हुए आगे चला गया। अभिजीत उसे देख घूरता रहा, लेकिन रणबीर एक बार मुड़ा तक भी। उसके जाते ही करण अभिजीत को टोकते हुए बोला, तूने बताया क्यों नहीं कि यही सनाया का हस्बैंड है? अगर मैं कुछ ऐसा वैसा बोल देता तो? अभिजीत चिढ़ते हुए बोला, तुझे बोला तो था और भूल गया। अपना व्हाट्सएप चेक कर, मैंने फोटो भी भेज था। अभिजीत ने कहा तो करण को याद आया, कुछ दिन पहले ही अभिजीत ने उसे रणबीर का फोटो भेज था। इस बार करण कुछ ना बोला और उसके साथ इंटरव्यू वाले सेक्शन की तरफ चलने लगा। दोनों इंटरव्यू रूम तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां अच्छी खासी भीड़ थी। रेपुटेटेड कंपनी के साथ ऐसा ही तो होता है। हालांकि दोनों ज्यादा पीछे तो नहीं थे, फिर भी कुछ घंटे लग जाने थे। अभिजीत कभी रणबीर को अपना जीजा मानता ही नहीं। अगर सनाया और रणबीर शादी से पहले ये कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि सिचुएशन ही ऐसा था कि शादी करना पड़ा था। और वैसे भी उस प्लेबॉय निर्मल से तो लाख गुना अच्छा ही है हमारा रणबीर, या यूं कहे 1 गुना अच्छा है हमारा रणबीर। इधर इंटरव्यू चल रहा था और ऊपर रणबीर बैठा समर के साथ डिस्कस करने में लगा था। अब आजाद चला गया था, क्योंकि उसका काम कंपनी में नहीं बल्कि बिग टेबल के अधीन था, इसलिए उसे जाना पड़ा। आखिर में आजाद एक गैंग का लीडर है तो उसे जाना ही पड़ता। समर गंभीर होकर बोला, रणबीर बाबा, हमारा एक जहाज डूब गया है और इसी के साथ हमें 150 करोड़ का नुकसान हो गया है। जब भी बिजनेस की बातें होती हैं तो रणबीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह अपने बॉसी रूप में आ जाता है। इस वक्त भी उसका चेहरा सख्त हो गया था। पता किया तूफान की इस वजह से डूबा है या किसी ने जानबूझकर ये किया है? समर जो ये सुन रहा था वह आंकड़े बताते हुए बोला, रणबीर बाबा, ये पहली बार हुआ है, क्योंकि उस इलाके में तूफान आता ही नहीं है। हमने आज से पहले कई बार उस रास्ते से माल मंगाए हैं, पर एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला। रणबीर इतना ही जवाब दे पाया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वह बोला, मुझे ये सोची समझी साजिश लगती है, क्योंकि बात यहाँ 150 करोड़ की नहीं है, बल्कि बात उस कीमती सामान की है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। ये बात रणबीर अच्छे से जानता था। उस जहाज में कितना कीमती मटेरियल रखा हुआ था। उस जहाज में दुबई से खास किस्म के संगमरमर मंगाए जा रहे थे। मरीन प्रोजेक्ट के लिए ये संगमरमर बेहद जरूरी थे। रणबीर ये सब सोचने और कुछ सोच बोला, पता कीजिए समर भाई कि क्या उस जहाज को ढूंढा जा सकता है? अगर ऐसा है तो थोड़े खर्च में संगमरमर निकाल लेंगे। रणबीर का कहना साफ था। वह जानता था कि संगमरमर इतना जल्दी तो खराब नहीं होने वाला। अगर समय रहते निकाल लिया जाए तो भारी नुकसान से बचा जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा है तो 2 दिन के अंदर निकलना होगा,
क्योंकि संगमरमर वैसे भी खारे पानी को सहन नहीं कर पाते। रणबीर को जहाज की नहीं बल्कि उस मटेरियल की चिंता थी जो अगर वह रिकवर नहीं कर पाया तो दुबई से दूसरी बार मंगवाने में महीनों लग जाने थे। बॉस, पर हम पता कैसे लगाएंगे? समर ने एक सवाल पे दूसरा सवाल कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे करेगा। हालांकि वह जानता था कि गोताखोरों की मदद से ऐसा किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जहाज जहां पर डूबा था वह जगह इंडिया के ओशियन में नहीं आ रहा था। इसका साफ साफ इशारा था, अगर आगे बढ़े तो बीच वाले कंट्रीज के साथ झड़प हो सकता है, तो राज्य के संबंध डगमगाने लगेंगे और यह मामला सरकार के पास भी जा सकता है। समर भाई, आप कैसे करेंगे ये आप जाने। मैं बस आपकी इतना ही मदद कर सकता था, इससे आगे क्या करना है इसके लिए आप खुद समझदार हैं। जरा आप ही सोचिए, अगर आप ये बात डैड को बताते तो क्या होता? रणबीर ने राम के गुस्से को याद दिलाते हुए कहा। राम के बारे में सोचते ही समर के पसीने छूटने लगे। उसको घबराता देख रणबीर बोला, इसलिए अभी आप जाइए और यह काम कीजिए। ऐन नहीं चाहता कि मेरा भाई पनिशमेंट झेले। रणबीर उसे देखते हुए बोला था। समर भी समझ गया कि अब उसे क्या करना था। समर जानता था कि राम को पता चला तो वो तो जान से ही मार डालेंगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में 1% का घटा या गलती बर्दाश्त नहीं, और यहाँ तो बात 150 करोड़ की हो रही थी। समर जल्दी से उठा और चल पड़ा अपने सफर पर, जिसमें उसे कुछ ज्यादा ही सफर करना था। जैसे ही वह गया तो रणबीर भी उठ वहां से निकल गया। वह चलता हुआ कॉरिडोर तक आ पहुंचा जहां से 2 कदम की दूरी पे इंटरव्यू लिया जा रहा था। वह जब तक आया तब तक अभिजीत और करण इंटरव्यू दे चुके थे। दोनों का चेहरा खिला हुआ देख रणबीर उन दोनों के सामने आते हुए बोला, तो मेरे दोनों साले, कैसा रहा इंटरव्यू? विस्मयादिबोधक चिन्ह। करण बोलने को हुआ तभी रणबीर ने उसे रोक दिया और अभिजीत को घूरने लगा। वह चाह रहा था कि इसके बारे में अभिजीत उससे कुछ कहे, क्योंकि अभिजीत जब से आया था तब से रणबीर से बात नहीं किया था, या यूं कहे उसे इग्नोर कर रहा था, जिससे समझते हुए रणबीर ने अपना पासा फेंका ताकि अभिजीत दूसरी चल चले, यानी कि उससे बात करे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम पास कर गए इंटरव्यू। अभिजीत ये तो बोला लेकिन जीजा ना बोल सका। तभी रणबीर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, साले साहब, कम से कम मुझे एक बार तो जीजा बुला दो यार। मैं समझ लूंगा कि गंगा नहा लिया, लेकिन नहीं सके जीजा की कोई कद नहीं है साले को। रणबीर थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोला। रणबीर अभिजीत को चिढ़ाने की एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था, और ऊपर से ये बार बार साला कहना उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला था। वह थोड़ा खिसियाते हुए बोला, जीजा मैं तब बोलूंगा जिस दिन तुम मेरे बहन के लायक हो जाओगे। रणबीर सुनते ही तपाक से नाटक करते हुए बोला, ओहो, तो ये बात है, यानी कि मैं तुम्हारी बहन के लायक नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद कर लो साले साहब, मेरे अलावा तुम्हारी बहन से और कोई ना प्यार कर सकत है और ना ही मैं करने दूंगा। बकाओ सनाया अजमाइन, इसे कान में डाल लो। इतना बोलने के बाद रणबीर थोड़ा आगे बढ़ा और उसके कान के पास जाकर आहिस्ते से बोला, एक जरूरी बात बताता हूँ, तुम बहुत जल्द मामा बनने वाले हो। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, अब बस रिजल्ट की देरी है। रणबीर ने चमकते आंखों से देख उसे घूरने लगा। अभिजीत ने अपनी मुट्ठी कास ली और मन ही मन कोसा, शुक्र कर आज तू मेरा जीजा है, वरना तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं था। रणबीर उसे एक आंखें मार देता है और चुटकी बजाते हुए आगे बढ़ गया। तभी करण उसके गुस्से को भांपते हुए बोला, तुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल वह तेरा जीजा है यार। करण इतना बोला ही था कि अभिजीत उसे घूरते हुए बोला, तो मैंने कब कहा कि वह मेरा दुश्मन है? लेकिन देखा नहीं तूने वह कैसे मुझे चिढ़ा रहा है? क्या मेरी बहन को यही लफंगा मिला था? शकल से देखकर ही लगता है पूरा पागल है। पता नहीं मेरी गुड़िया कैसे इस कमीने को झेलती होगी। करण ये सुनते ही चौंक कर बोला, क्या बोल रहा है यार, कुछ तो शर्म कर ले। फिर वह बात को टालते हुए बोला, खैर छोड़, ये सब तुझे बताना यानी आबेल मुझे मारने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। करण समझ गया कि इसे बताना खुद सर फोड़ लेने जैसा है। अभिजीत शुरू से ही एक अलग एनवायरनमेंट में रहा है, जहां उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, पर अब रिश्ते बने हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। रणबीर तो उससे मजाक करता रहता है, जीजा है तो ये उसका फर्ज है,
और अभिजीत साला है तो उसका सहने का फर्ज है। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, अब दोनों एक ही कंपनी में रहने वाले थे। इसका मतलब अब रोज चिढ़ना और चिढ़ाना होने वाला था। पूरा दिन इधर उधर करने के बाद रणबीर अपने दोस्तों के पास आ पहुंचा था। आज भी उसके लिए एक बेड खाली कर रखा हुआ था। रणबीर आते ही उस पे लेट गया। रोहित, प्रशांत और प्रीतम तीनों उसे देख रहे थे। उसके चेहरे की थकान ही बता रही थी कि रणबीर आज कितना टायर्ड फील कर रहा था। प्रीतम उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, इतना थका थका सा क्यों लग रहा है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? प्रीतम ने चिंतावश पूछ बैठा। तभी रणबीर चिढ़ते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और जाकर वहां सो जा और मुझे भी सोने दे। प्रीतम मुंह लटकाए चला आया और आकार अपने बेड पे लेट गया। रणबीर थोड़ा आराम करना चाहता था। वह घर भी जा सकता था, लेकिन उसे जाने का मन नहीं किया। वैसे भी उसके एक कॉल पे ड्राइवर आ ही जाता कार लेकर, तो इतनी चिंता करने की कोई जरूरत ना थी। प्रीतम मुंह लटकाए रणबीर को ही देख रहा था, तो वही प्रशांत और रोहित गेम खेलने में बिजी थे। सब अपने अपने काम में उलझे हुए थे कि तभी रणबीर का फोन बज उठा और उसमें जब फोन स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। रणबीर ने फोन उठाया और जैसे ही कान के पास ले आया तभी सनाया की मीठी आवाज उसे कानों में चाशनी की तरफ पड़ी। आप कहाँ हैं, कब तक आएंगे घर? रणबीर मुस्कुरा उठा और बोला, क्यों, मेरी याद आ रही थी? रणबीर को लगा सनाया उसे याद कर रही थी, इसलिए उसने कॉल किया, पर सनाया का मोटिव तो कुछ और ही था। आप आइए तो चमनलाल के ठेले के यहाँ से गोलगप्पे लेते आने, आज ना मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। रणबीर ने ये जैसे ही सुना तो उससे अभिजीत के साथ किया हुआ वो बात याद आ गया और तभी वह कंफ्यूज्ड होकर बोला, क्या गोलगप्पे? हाँ गोलगप्पे, आप लेते आइएगा। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी हब्बी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना बोल सनाया फोन काट देती हैं। रणबीर बस आह भर कर रह जाता है। ये बीबी के नखरे अब उठाने तो पड़ेंगे ही ना। खैर वह उठा और अपने साथ तीनों को भी लेटा चला। वैसे भी रात होने ही वाला था तो थोड़ा घूम भी लेते और लगे हाथों दो चार गोलगप्पे वो लोग भी खा लेते। चलते हुए वे लोग लखनऊ के भीड़ भिड़ाके वाले इलाके में आ पहुंचे। वैसे भी सनाया को चमनलाल के यहाँ के ही गोलगप्पे खाने तो वो भला कहीं और कैसे चला जाता। चारों ठेले के पास आ पहुंचे। रणबीर ने सोचा कि पहले खुद खा लेते हैं, उसके बाद पैक करा लेगा, और यही सोच चारों ने एक एक प्लेट अपने हाथों में ले लिया। चारों खाने को हुए। रणबीर गोलगप्पे को मुंह में धरने ही वाला था कि तभी उनके पीछे कोई बोला, दोस्तों ये देखो, भिखारियों की टोली भिखारी लाल के ठेले पे आ पहुंची है। और वह बोलता हुआ चारों के सामने आ पहुंचा और घृणा भरे शब्दों में कहा, जैसी इनकी सोच वैसे ही इन लोगों का ठिकाना। इतना बोलने के बाद वह हंसने लगा। उसको हंसता देख उसके साथ आए उसके साथी में साथ देते हुए हंसने लगे। पीछे खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रमन था और उसके साथी। मुझे लगा था कि मेरे आने तक ये थोड़ा ही सही पर अमीर हो गया होगा, लेकिन नहीं, आज भी ये वही है, एकदम फटीचर का फटीचर, रमन ने कहा और उसे देख हंसने लगा। रमन के बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐसे ही किसी मौके की तलाश में हो ताकि रणबीर को नीचा दिखा सके। रणबीर जो ले रहा था उसने उसके ऊपर तंज कसते हुए बोला, रमन देख, फटीचर हूं तो हूं, पर तेरे जैसा चू या तो नहीं हूं। जब जहां मन करे किसी के भी फट्टे में टांग अड़ा दूं। मुझे लगता है ये तेरा खानदानी पैसा है। क्या तेरा बाप भी यही करता था? दूसरे के फटे में टांग अड़ाना। रणबीर के बोलते ही रमन तिलमिला उठा। आज रणबीर किसी चोट खाए शेर की तरह दहाड़ मार रहा था। हालांकि रणबीर आज भी उसी तरह जी रहा था, पर इन सब वह हालात से लड़ते लड़ते डरना भूल ही गया है। वह तो अब तक कैसे कैसे पागलों से निपट चुका है, तो ये रमन क्या चीज है? रमन जो बौखलाया हुआ था उसे रणबीर का हर बात चुभता हुआ महसूस हो रहा था। देख रहा हूं आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, कहीं ऐसा ना हो तेरे जुबान कोई नोच डाले। वैसे तेरे में इतने गट्स आए कहां से? ओहो, याद आया, ओ लड़की, क्या वही है इसकी वजह? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, क्या माल थी यार, एकदम मक्खन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लास्ट के वर्ड बोलते वक्त रमन ने अपने जेब फिराया, जिसे देख रणबीर की नसें तनसी गई। प्रीतम,
प्रशांत और रोहित तो बौखला उठे थे। उनके मन हो रहा था कि अभी रमन और उसके दोस्तों को जान से मार दे, लेकिन उन्होंने खुद को कैसे रोक रखा था वो खुद ही जानते थे। इधर रणबीर का पारा हाई हो गया था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और रमन के चेहरे को गुस्से में देखने लगा। इस वक्त रणबीर की आंखें बिल्कुल लाल हो चली थी, गुस्से में गर्दन की नसें दिख रही थी। तुझे जो बोला उसकी माफी मांग अभी, जिसके लिए तूने ये गंदे शब्द अपने जुबान से निकाले हैं। वो लड़की मेरी जान है, माफी मांग। अब तक रणबीर का हाथ रमन के कॉलर तक चला गया और गुस्से वाले शब्द रमन के दिल तक। रमन रणबीर के आंखों में सनाया के लिए प्यार देख पा रहा था और तभी उसने हंसते हुए अपने घिनौने शब्द बाहर निकाले। माफी तो मैं नहीं मांगने वाला, तू चाहे कि भी कर ले। रमन ने रणबीर का हाथ पकड़ उसे झटक दिया था, पर रणबीर उसके सामने से ना हटा। रणबीर को ढिठाई से खड़ा देख रमन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और चुटकी बजाया। तभी उसके साथी उसके पीछे आ खड़े हुए। देख फटीचर, अब 2 ही चीजें होंगी, एक ये कि तू मुझे मार, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। वैसी भी तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुझे बर्बाद करना। समझा? ये बात अपने कान में डाल ले। रणबीर तो ऑलरेडी गुस्से में तमतमाया हुआ था और ऊपर से ये रमन के शब्द। रमन अपना बदला लेने चाहता था, लेकिन इसके लिए रमन को रणबीर के नस पे वार करना होगा। ये बात वह अच्छे से जानता था। रणबीर ऐसे ही उलझता नहीं था, लेकिन जब बात उसके अपनों पे आई तो वह पीछे भी नहीं हटा था। रणबीर, जिसके कानों में अब भी रमन के वो कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, तभी उसने रमन के सीने पे उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुझे घुट घुट कर मरना है तो ठीक है, तुझे तेरी गलती की सजा मैं खुद दूंगा। याद करने इस दिन को, आज जिस तरफ तूने मेरे प्यार ले उंगली उठाया है। बर्बाद तुझे मुझे मैं तुझे करूंगा। मैंने एक मौका दिया था तुझे जीने के लिए, अगर तुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए तो ठीक है, बहुत जल्द मैं इसे छीन लूंगा। रणबीर की आंखें रमन की आंखें को देख रही थी, दोनों में गुस्सा भरा था। रमन हंसते हुए पीछे हटा और ठेले वाले को देखते हुए कहा, ओए ठेले वाले, जरा मेरे दोस्त को अच्छे से गोलगप्पे खिलाना, इसकी ताकत की आजमाइश करनी है। और फिर रणबीर को देखते हुए, कल आजा कॉलेज में, देखो तो याद कर, अभी हमारा फुटबॉल मैच अधूरा है। हा, इतना बोल वह हंसते हुए वहां से चला गया। उसके साथ उसके साथी भी चले गए थे। उन सब के जाते ही प्रियम खिसियाते हुए रणबीर से बोला, तूने उस कमीने को छोड़ा क्यों? उसे तुमने मारा क्यों नहीं? आखिर वह भाभी के बारे में ऐसे बोल कैसे सकता है? तुझे क्या लगता है गुस्सा मुझे नहीं आ रहा, पर मैं शांत हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करूंगा। जब उसने ललकारा ही है तो कल तैयार रहें। तुम सब भी रेडी रहो, क्योंकि कल का खेल सिंपल तो नहीं होने वाला। सनाया के लिए उसके मुंह से निकले वो शब्द जिनका एक एक कर हिसाब लूंगा। और बोलते हुए रणबीर ने मुट्ठी कस ली थी। प्रीतम के साथ प्रशांत और रोहित ने भी रणबीर के कंधे पे हाथ रखा और उसे अपनी तरफ से दिलासा दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब चारों में से किसी का भी मन गोलगप्पे खाने का नहीं था, इसीलिए रणबीर ने गोलगप्पे पैक करवावे और घर के लिए निकल गया। इधर तीनों भी हॉस्टल के लिए निकल गए। उन्हें भी अब आराम चाहिए था। कल का मैच बहुत कुछ बदल कर देने वाला था। जाहिर सी बात थी, मैच फुटबॉल से नहीं बल्कि लात जूतों से खेली जाने वाली थी। आधे घंटे में रणबीर मेंशन आ गया और आते ही रूम की तरफ चल पड़ा। राम अभी तक आए नहीं थे। सुमित्रा जी किचन में थी और अर्चना अपने कमरे में। रणबीर चलता हुआ अपने कमरे तक आया और एक गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में डिम लाइट जल रही थी और सनाया कमरे में थी ही नहीं। रणबीर ये देख सोचने लगा, जब यहाँ नहीं है तो कहाँ है? नीचे भी नहीं थी। उसने पैक किए हुए गोलगप्पे को वही टेबल पे रख दिया और बालकनी की तरफ चल पड़ा। और जब आया तो सनाया बालकनी में ही खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था और वह वीडियो कॉल पे किसी से चैट कर रही थी, जिसे देख रणबीर की त्योरियां चढ़ गई और वह चलता हुआ उसे पीछे से ही हकर। सनाया ऐसे अचानक हमले से चौंक गई, लेकिन तभी उसे जानी पहचानी खुशबू आई और वह समझ गई कि रणबीर हैं। पर जन सामने फोन से आवाज आई तो वह हड़बड़ा सी गई। क्या हुआ गुड़िया? ये आवाज सुनते ही रणबीर चौंक गया और फोन की तरफ देखा तो सामने फोन पे अभिजीत था, जो अभी अभी हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था।
अब तक सनाया शर्म से गल चुकी थी। क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, भाई हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे। आई डोंट केयर, जो सोचना है वो सोचे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, रणबीर ने कहा और सनाया को और टाइटल हक कर लिया। फोन के उस तरफ से देख रहा अभिजीत गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लिया था। क्या यह आदमी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अभिजीत की आंखें फोन पे गड़सी गई थी, जैसे मानो वह फोन से निकलकर अभी ही रणबीर को कूद देने वाला था। रणबीर भी कहाँ कम था, वह फोन की तरफ देखते हुए सनाया से बोला, विफाइन मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे भाई को जल्दी ही मामू बना देते हैं। सनाया जो कब से उससे छूटने की जहोजहट में थी, अब उसके हाथ नैना से ही रुक गए और गाल शर्म से लाल हो गए। रणबीर ने समय की नजाकत को भांपते हुए फोन लिया और अभिजीत को चिढ़ाते हुए बोला, साले साहब अब आपका टाइम हो गया, मुझे आपकी बहन के साथ खेलने हैं, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। और इतना बोल रणबीर एक आंख मार देता है। इधर अभिजीत के मुंह पे ही कॉल कट हो जाता। कॉल के कटते ही अभिजीत गुस्से में सोफे पे हाथ मारते हुए बोला, कमीना साला जीजा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, एक एक बात का हिसाब लूंगा। बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोफे पे सर्टी काटकर गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। इधर रणबीर सनाया को गोद में उठाकर बेड के पास ले आता है और टेबल उसके पास करते हुए गोलगप्पे की थैली को उसके सामने खोल देता है। सनाया ये सब करते हुए देख रही थी और वह मन ही मन बोली, आज मैं आपके बातों में नहीं आने वाली। तभी रणबीर एक निवाला बढ़ाता, जिसे सनाया अपने मुंह में रखते हुए बोली, खा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपसे कटी है मेरी आपसे बात नहीं करने वाली हन। कुछ गुस्सा और कुछ गोलगप्पे के तीखे पानी की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस वक्त उसका छोटा सा चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि रणबीर उसमें खोसा गया। रॉकी उसे एक एक कर गोलगप्पे खिलाए जा रहा था और सनाया गुस्से में एक एक कर खाए जा रही थी। गुस्सा उसके नाक पे था, पर अब धीरे धीरे गोलगप्पे का तीखा पानी उसके नाक पे चढ़ता जा रहा था। और जब जैसे ही रणबीर ने एक लास्ट वाला पीस खिलाया कि सनाया उससे रणबीर अपने गाल को रब करने लगती, वह अपने कोमल हाथ को किसी पंखे की तरफ चलाते हुए बोली, पानी दीजिए, तीखा लग रहा है। रणबीर बगल से पानी का बोतल के ढक्कन खोलते हुए उसे पानी पिलाने लगता था। तीखा अब उसके चेहरे पे हावी हो गया था और उसकी में साथ उसके गाल, नाक लाल हो गए थे और उसके हाथ अपने गुलाबी के साथ साथ थोड़े लाल भी दिखने लगे थे। ये तीखा क्यों नहीं जा रहा। अब तक सनाया के आंखों से पानी भी आने लगे थे। रणबीर उसे देख मुस्कुराकर बोला, तो और पानी पियो। उद्धरण चिन्ह, नहीं ये तीखा नहीं जाने वाला, सनाया ने उखड़ते सांसों के साथ कहा। रणबीर उसके होठों को देख बोला, अभी चला जाएगा। और इतना बोलते ही वह सनाया के होठों पे अपना होठ रख देता है। सनाया तो चौंक गई थी, लेकिन रणबीर के किस के साथ साथ उसका तीखा जब कम होने लगा तो वह भी उसका साथ देने लगी। तीखा कब खत्म हुआ सनाया को पता भी ना चला। उसका गुस्सा सब रणबीर के किस के साथ कहीं गायब सा हो गया और अब दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखरे थे। मॉर्निंग, सुबह होते ही आज बहुत कुछ बदलने वाला था। राम तैयार होकर जल्दी ऑफिस के लिए निकले थे। सुमित्रा की के वही रोज की आदत, पहले उठो और फिर अपनी शैतान चुलबुली सी बेटी को उठाओ। दोनों दिनों से अर्चना जैसे कि आंखें फोन पे ही गड़ी थी। कई दिन से उसका रूटीन बन गया था, पहले उठी और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट लिस्ट देखो कि कहीं उस अड्डू ने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, लेकिन हर दिन उसके हाथ निराश ही लगती। सुमित्रा जी अंदर आए और अर्चना को अपने टेडी बियर में साथ हक करके सोता देख बोली, ओहो, ये लड़की भी ना सुबह के 8 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रही हैं। दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं ये लड़की। अर्चना अलसाई हुई मुड़कर अपने सर को अच्छे से तकिए से ढक कर सो गई। मैं क्या करूं इसका, ये भगवान इसे थोड़ा अक्ल दे। अब 20 की हो गई हैं लेकिन दिमाग और आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। सुमित्रा जी खुद को कोस रही थी या अर्चना को सुना रही थी, या अर्चना को सुना रही थी, ये खुद नहीं जान पाई। लास्ट वह गुस्से में अर्चना के सर से तकिया खींच देती हैं। हर बार की तरफ अर्चना अलसाई हुई बोली, मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं, अब तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं सोओगी। बेटी और बहू दोनों एक जैसे मिले हैं, कोई काम नहीं, बस सोना और फिर सोना। बोलते हुए सुमित्रा जी आग का टेम्परेचर कम कर चुकी थी और कमरे से बाहर जाते हुए बोली,
अगर 5 मिनट में उठकर नहीं आई तो तुम्हें ना ही आज का खाना मिलेगा और ना ही पॉकेट मनी। ये आवाज दरवाजे की ओर से आ रही थी, क्योंकि सुमित्रा जी लगभग बाहर चली ही गई थी, बस उनका आवाज अर्चना को डांट रहा था। बिस्तर पे लोटपोट और एसी के तापमान कम होने से आखिरी में अर्चना ने अपनी आंखें खोल ही दी और मोबाइल उठाकर उसमें कुछ हेटफेट करने लगी। ओह, ये मॉम भी ना खमखा, इतनी जल्दी जगा दिया। बोलते हुए सनाया अब तक फेसबुक खोल चुकी थी और जैसे ही उसने रिक्वेस्ट लिस्ट खोला तो उसमें देख उसकी आंखें चमक उठी। वह बेड पे ही कूदने लगी और नाचने भी लगी। ये फाइनली खड़ूस ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। जी हाँ, अभिजीत ने अर्चना के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। वह लगभग खुशी में मारे चीख पड़ी थी और उसके दिल पे तितलियां सी उड़ने लगी थी। वह बार बार देखती और उसे चूम लेती। वह बेड पे आलती पालती मारकर बैठ गई और चैट सेक्शन खोल देखने लगी, जिसमें कोई मैसेज नहीं था। अर्चना अपने माथे पे चपत लगाते हुए खुद से बोली, मैं भी कितना बुद्धू हूं ना, किस एक दूसरे से उम्मीद लगा रही हूं कि वह मुझे मैसेज करेगा। सनाया को उतने भर से ही खुशी थी कि कम से कम अभिजीत ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो किया। अर्चना ने आज सच में बाजी मार ही ली। कई दिन बाद उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ था और वो भी ऐसे अचानक कि उसे सरप्राइज के जैसा लगा। अभिजीत का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इन दोनों के बीच क्या रंग लाने वाला था, ये अभी तय कर पाना मुश्किल थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि अर्चना ने प्रोफाइल पे कोई पिक नहीं लगाया और दूसरा ये कि अभिजीत ने एक अजनबी की तरह ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे हर किसी के साथ होता है। 10 बज गए थे और रणबीर घर से सीधा कॉलेज ही आ गया था। आज वैसे भी कॉलेज के टीचर की मीटिंग थी तो कॉलेज बंद ही रहने वाला था, लेकिन किसी भी कॉलेज के ग्राउंड बंद नहीं किए जाते, वह हमेशा ओपन ही रहते हैं। रणबीर एक साइड बैठा येलो शर्ट में किसी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। उसके दोस्त भी येलो टी शर्ट पहने हुए थे और उधर से रमन की टीम भी रेड शर्ट पहने तैयार थी। रेफरी के लिए कॉलेज के सीनियर को बुलाया गया था, जो कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुका है। जाहिर सी बात थी कि वह अनुभवी था, लेकिन वह किसकी तरफ से था ये बता पाना मुश्किल था। आज सच में लायंस टीम वीएस टाइगर टीम में भिड़ंत होने वाला था। कॉलेज के कई बच्चे तो अभी गए थे मैच देखने के लिए। लायंस टीम में रमन था तो वही टाइगर टीम में रणबीर। जहां रणबीर ने मनप्रीत को गोलकीपर बनाया तो वही रमन के टीम में सबके सब मुस्टंडे ही थे। उसने एक हटे कटे लड़के को गोलकीपर बना दिया। उसे देख कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह कोई गुंडा या छटा हुआ बदमाश में है। लगभग उसके टीम में ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर खाते पीते बॉडी बिल्डर थे। दोनों टीमों को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी हाथी के झुंड से भालू लड़ रहने आए हो। कॉलेज के सीनियर रेफरी ने सिटी मारा तो दोनों टीम तैयार हो गई और रणबीर बीच के गोल में आया और उधर से रमन। दोनों आंखों में देख रहे थे। तभी रमन ने तंज कसते हुए रणबीर से कहा, आज लगे हो हाथ में, इतना कुटाई करूंगा कि चलना भूल जाओगे। वह बोलते हुए अपने टीम मेंबर्स को देखने लगा जो अभी उन्हें ही देख रहे थे। वो तो बाद में देखेंगे रमन त्यागी, पहले मैच तो खेल ले। क्या बता तेरे बाप के जैसे तू भी फुसकी निकले, रणबीर ने कहते हुए अपने टीम मेंबर्स को देखा। रमन ये सुन अपनी मुट्ठी कस ली। तभी रेफरी ने 3 गिनते ही 1, 2 और 3 उसने बोलते हुए सिटी बजाया और दोनों हरकत में आए। रॉक फुर्ती दिखाते हुए बाल अपने कब्जे में ले लिया और रोहित और प्रशांत के साथ पासिंग करते हुए आगे बढ़ने लगा। अब तक रमन उसके पीछे भाग रहा था। वह चाहकर भी बाल छीन नहीं पा रहा था और उसके टीम में जितने में थी मानो जैसे सब गेंदे हो, कोई तेज भाग जी नहीं पा रहा था। रणबीर आगे चलाता गया। इधर प्रीतम के पास में बाल था, जिसे रोकी के पास बाल पास करते बोला, रणबीर गोल। और जैसे ही बाल रणबीर के पास आया तो उसने पूरे जोर से किक दे मारा और बाल सबको चीरते हुए गोल हो गया। रणबीर ने सबको हाई फाइव दिया और रमन के ऊपर तंज कसा, क्यों क्या हुआ, तू और तेरे टीम तो गोल छू भी नहीं पाए। रमन ये सुनकर कर एक जहर भरी मुस्कान छोड़ा। अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। रणबीर उर्फ फतेह, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना बोल वह अपने टीम को देख इशारा किया। उधर से इशारा पाते ही सब ने अपनी आंखें झपका दी, जैसे कह रहे हो कि हम तैयार हैं। अब मैच में असली मजा आने वाला था। इस बार प्रीतम गोल में आया और उधर से एक लड़का जो देखने में किसी भैंसे की तरह था। रेफरी ने सिटी बजाया और गेम स्टार्ट हो गया।
रणबीर की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इस बार भी बॉल प्रीतम के पक्ष में था और वह दौड़ते हुए बॉल रोहित को पास करने को हुआ। रोहित कैच इट और वह बॉल को किक मार पाता इससे पहले वह खुद किसी गेंद को तरफ उड़ते हुए 2 कदम दूर जा गिरा। सब देख चिल्ला पड़े, प्रीतम! उद्धरण चिन्ह। प्रीतम जमीन पे जा गिरा और दर्द से कराहने लगा। आह आह! उसकी आंखें भी दर्द से नहीं खुल रही थी। रणबीर और सब दौड़ते हुए उसके पास आए। रोहित जो ये देख गुस्से में तिलमिला सा गया था, वह रेफरी के पास जाकर गुस्से में बोला, इस गैंडे को मैच से बाहर निकालो, इसने मैच के रूल तोड़े हैं। पीछे खड़ा एक काला सा लड़का को देखने में हटा-कटा था। उसने एक ही बार प्रीतम को ऐसा धक्का दिया था कि प्रीतम किसी गेंद की तरफ उछलकर जमीन पे जा गिरा था। इधर रेफरी रोहित के बातों को इग्नोर कर हंसते हुए बोला, गेम है, चलता है, गलती से चोट लग गया होगा। रोहित ये सुन चौंक गया, कमीना साला ये भी इन कुत्तों के साथ मिला हुआ है। रेफरी भी मिला हुआ था। रणबीर जो अभी तक प्रीतम को संभालने में लगा, वह गुस्से में रमन को घूरते हुए बोला, याद रख रमन, तुझे जिंदा भी यहाँ से जाना है। अगर ये तेरी पहली गलती है तो ठीक है, अगर गलती की शुरुआत है तो अभी रुक जा। मैं वार्न करता हूँ। अरे चल निकल, हवा आने दे, अपने दोस्त को ग्राउंड से बाहर फेंक और मैच स्टार्ट कर। मेरे पास तेरे चोचले सुनने के टाइम नहीं है। रमन ने रणबीर के बातों को इग्नोर किया और रूड होकर बोला। अब तक प्रीतम मैच से बाहर हो चुका था। मैच फिर से स्टार्ट हुआ और इस बार रणबीर ने मोर्चा खुद संभाला। रणबीर फुर्ती के साथ बॉल के साथ भाग रहा था और देखते ही देखते वह गोल के पास पहुंच गया। वह रमन की तरफ तिरछी मुस्कान के साथ देखा और पूरी ताकत के साथ बॉल को गोल में दे मारा। पर बॉल जब तक गोल में जा पाता उससे पहले ही रमन बॉल के सामने कूद पड़ा। पर वह बॉल को रोक ना सका और बॉल उसके पैरों के बीच से होकर गोल में जा घुसा और ये दूसरा गोल रणबीर के टीम के खाते में जा जुड़ा। अब मैच का रुख बदलने वाला था और हुआ भी यही। मैच फिर स्टार्ट हुआ और रणबीर फिर से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर वह आगे जा पाया था कि तभी एक काला सांड सा लड़का आकर उससे टकराया और जानबूझकर रोकी के ऊपर जा गिरा। रणबीर गिरते ही बिफर पड़ा, उसके सीने में चोट लग गया और हाथ लगभग मुड़ से गए थे। रणबीर दर्द सहता हुआ उठा और वहीं बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? दर्द हो रहा है, रमन उसके पास आते हुए बोला। मेरा दोस्त तेरे जैसा लूजर नहीं है जो थोड़ा सा दर्द ना सह सके। रोहित आते हुए गुस्से में लताड़ा और रणबीर को संभालने लगा। देखते हैं कितने देर तक टिक पाए हैं ये तेरे लूजर टीम। उश! रमन हंसता बोल जाने लगा। तभी रोहित रणबीर के चोट लगे बाजू को ध्यान से देखते हुए खिसियाया। यार ये सब फाउल हैं, सब गलत खेल रहे हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तू चिंता मत कर और मेरे हाथ थोड़े अकड़ गए हैं, इन्हें झकझोर ताकि थोड़ा दर्द कम हो। रणबीर अपने चोट लगे हाथ को हिलाते हुए बोला। रणबीर का हाथ मुड़ने को वजह से अकड़ गया था, या यूं कहे चोट लगने की वजह से सुन पड़ गया था। रोहित उसके हाथ को पकड़ ध्यान से हिलाने लगा और बीच बीच में झटके देता रहा ताकि रणबीर अच्छा महसूस कर पाए। थोड़ा अच्छा फील हुआ तो रणबीर उठते हुए बोला, सुन, सबको बुला। ये सुनते ही रोहित आवाज लगा। सबको पास बुलाया और आते ही सबने एक घेरा बना लिया। सब ध्यान से सुनो, इन्हें दौड़ाओ और जब थक जाए तब गोल करना। ध्यान रहे कोई भी इनके करीब नहीं जाएगा। दूरी बनाकर रखो सब, ताकि इन्हें किसी को चोट पहुंचाने का मौका ही ना मिला। रणबीर ने उन सब की कमजोरी बताते हुए कहा। रमन की टीम में जितने थे सब सांड की तरह थे, उन्हें बस इसीलिए लाया गया था ताकि वे लोग रणबीर के टीम के मेंबर को चोट पहुंचा सके। सब जल्दी थक जाएंगे ये तो तय था, और थकने के बाद भला कौन लड़ना चाहता है। तब मौका होगा रणबीर के पास अपने हिसाब का बदला लेने का। मैच स्टार्ट हुआ और सब रणबीर के बताए प्लान के साथ ही चलने लगे। आधे घंटे तक रणबीर और उसके टीम सब मिलकर सबको दौड़ाते रहे। रमन ये सब देख गुस्से में खींचता जा रहा था। वह गुस्से में बोला, तुम सब कर क्या रहे हो? फ्री के पैसे नहीं दिया है मैंने। रमन अपने टीम मेंबर पे गुस्से में आते हुए बोला। बात ये था कि अब तक रणबीर की टीम ने मिलकर 2 गोल कर भी दिए थे और रमन सबको चोट पहुंचाने के चक्कर में गोल पे फोकस रहा ही नहीं था। ये लास्ट गोल होते ही रणबीर जीत जाने वाला था।
अब रणबीर के पास डबल एडवांटेज था, एक तो उधर के सारे थक चुके थे और दूसरा ये कि खेलने तो सिर्फ रमन को ही आता था। अब देखना यह था कि वह अपने टीम को बचा पाएगा या नहीं। खेल शुरू हुआ और रमन ने बॉल ले अपना कब्जा जमाया, सांड जैसे प्लेयर्स को ले आया था जो अब उसे ही भारी पड़ रहा था। वह अकेला ही बॉल लेकर आगे बढ़ने लगा। प्रशांत बॉल छीनने की कोशिश करने लगा, जैसे हमेशा एक विरोधी प्लेयर करता है। दोनों टीमों में घमासान सा हुआ था और देखते ही देखते रमन ने गोल भी कर दिया। रणबीर हंसते हुए उस पर तंज कसा, पहले ही थोड़ी ईमानदारी दिखा देते तो अब तक मैच जीत भी चुका होता। रमन सुन रहा था और उससे अधिक हाफ रहा था। वह दोनों घुटने पे हाथ रखते हुए बोला, अगली बार भी मैं ही गोल करूंगा। अपनी हालात तो देख, कुत्ते की तरह हाफ रहा है। रणबीर बॉल आगे चला गया और अपनी कमान संभाल ली। रमन अकेला खेलना को वजह से ज्यादा हाफ रहा था। अगर उसने ईमानदारी दिखाई होती तो शायद अब तक जीत चुका होता। भले ही कमीना है पर फुटबॉल पे उसकी पकड़ अच्छी खासी है। खैर मैच स्टार्ट हुआ और रमन बॉल लेकर गोल की तरफ भागते लगा। गोल के पास पहुंचते पहुंचते उसे लगा वह गोल कर देगा, लेकिन उससे पहले ही प्रशांत के साथ एक लड़के ने मिलकर उसे आगे घेर लिया और मौका देखते ही रणबीर ने बॉल अपने कब्जे में ले लिया। यह इतनी जल्दी हुआ कि रमन को संभलने तक का मौका ना मिला और वह जब तक रणबीर को पकड़ पाता उससे पहले गोल हो गया। सब कूद पड़े खुशी के मारे, सब दौड़ते हुए रणबीर को गले से लगा लिए। तभी रमन के चीखने की आवाज आई, इतनी जल्दी कहा रणबीर बाबू, पहले हमसे तो निपट लो, उसके बाद मैच जीतने की खुशी मनाना। सब रमन के गुस्से से भरी आवाज सुन इस तरफ देखने लगे जहां रमन काले सांडों के साथ खड़ा था। ये देखते ही रणबीर को समझते देर नहीं लगा कि अब आगे क्या होने वाला है। रमन आज हर तरफ से लड़ने के लिए तैयार था, चाहे वह फुटबॉल मैच हो या हाथापाई। अभिजीत इन ऑफिस। अभिजीत बैठा पेपर सॉल्व करने में लगा था। आज पहली बार उसके हाथ में सीबीआई के पेपर्स की जगह पे कंपनी के इंपोर्टेड फाइल था। वह उन्हें ध्यान से देख रहा था कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया। ये मैसेज वाला रिंगटोन था। उसने फोन निकाला और मैसेज देखने लगा और जैसे ही मैसेज को उसने रीड किया तो वह चौंक गया। मैसेज में लिखा था, ही जानू। ये मैसेज फेसबुक के चैट मैसेंजर से आया था और वो भी मैसेज किसी लड़की का था। वो सोचना लगा और सोचते हुए मैसेज को बार बार देखे जा रहा था। तभी दूसरा मैसेज आया और उसे देखकर तो उसके मुंह खुल गए। क्या बकवास है यार, वह चौंकते हुए खुद से बोला। मैसेज में लिखा था, आप ऑनलाइन हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, एंग्री एंग्री। और इतना बोलने के बाद में लास्ट में एक दो इमोजी गुस्से वाले इमोजी थे जिसे अभिजीत घूर कर देख रहा था। वह अपना माथा खुजाते हुए बोला, अब ये कौन है? क्या ये मुझे पहचानती हैं या कोई फेक इट बनाकर मुझे परेशान करने के सोच रहा है? यही सब सोचते हुए उसने रिप्लाई दिया, हु आर यू? उसके सवाल करते ही झट से रिप्लाई आया और वो इस बार हंसने वाले इमोजी के साथ। क्या आप मुझे नहीं पहचाने? ग्रिन ग्रिन ग्रिन। नहीं। कौन? अभिजीत ने तुरंत आंसर दिया। अब वह अपना काम भूल चुका था। पर मैं तो आपको पहचानती हूँ, उधर ही से रिप्लाई आया। अभिजीत सर खुजाते हुए इरिटेट होकर बोला, ओह कौन है यार, इसकी बकवास मैसेज पढ़ने से अच्छा मोबाइल ही साइलेंट कर रख दे रही हूँ। और उसने जल्दी से मोबाइल साइलेंट कर पॉकेट में रख लिया। उधर से रिप्लाई करने वाली लड़की ने जब अभिजीत को ऑफलाइन जाते हुए देखा तो गुस्से में 20-30 गुस्से वाले इमोजी भेजकर मोबाइल बेड पे फेंक देती है और बिस्तर पे औंधे मुंह लेट जाती हैं। अकड़ू, खदूस, घमंडी कहिका, छोड़ूंगी नहीं। उसकी आंखें बंद थी और दिले शोर कर रहा था। कॉलेज ग्राउंड में खड़ा रणबीर और उसके दोस्त सामने खड़ा रमन को देख रहे थे। रमन आज पूरे मुंड में था। ऐसे या फिर वैसे बस उसे रणबीर से लड़ना था। रणबीर भी समझ रहा था कि रमन ऐसे नहीं मानने वाला। लातों के बुत कभी बातों से थोड़ी ही मानते हैं। रमन तू चाहता क्या है? वो क्या है ना, मैं बार बार हारे हुए खिलाड़ी से नहीं लड़ता। और तुझे बता दूं कि तू जो सोच रहा है उसे अपने दिमाग से निकाल कर फेंक डाल, वरना तेरा ऐसा हसल करूंगा ना। रणबीर और आगे बोल पाता उससे पहले ही रमन बोला, बातें बहुत कर लेते हो बेटा,
लेकिन आज तू इसके लायक नहीं रहेगा। रणबीर ये सुन गुस्से में तमतमा जाता है और आगे बढ़ते हुए रमन के पास आ जाता है और उसके आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तेरे बाप में वो ताकत नहीं था कि मुझे हिला सके, और चला है मुझे चैलेंज करने। बाप 2 नंबरी बेटा 10 नंबरी। रमन ये सुन गुस्से में रणबीर के कॉलर को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पे एक जोर का मुक्का दे मारता है। मुक्का पड़ते ही रणबीर के होठों से खून निकलने लगता है, जिसे अपने अंगूठे से पोंछकर रमन को देख बोलता है, अच्छा किया तूने मुझे एक वजह देकर। कब से मैं सोच रहा था कि आखिर तुझे मारूं कैसे। खैर जब तूने मेरे ऊपर हाथ उठा ही दिया है तो अब देख मैं क्या करता हूं। और इतना बोल वह 2 कदम पीछे हट जाता है, फिर सामने रमन के साथ खड़े हाथी जैसे मोटे उसके साथियों को देख बोलता है, तुम सब सही सलामत दोनों पैरों पे जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, वरना मैं एक बार आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं मुड़ने वाला। फिर तुम सबकी तो खैर नहीं। रणबीर बोल उन्हें देखने लगता और प्रशांत को देख इशारा कर देता है। प्रशांत उसका इशारा समझते ही जल्दी से दौड़ कर जाता है और एक मजबूत हॉकी बैट लाकर रणबीर को दे देता है। अब रणबीर के हाथ में एक बैट था जिसे अपने कंधे पे रखते हुए रमन और उसके आदमियों को देख बोलता है, जल्दी करो मेरे पास वक्त नहीं है। उसे देख रमन को उस दिन के बारे में याद आने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसके डैड का मरा हुआ चेहरा जहन में आया तो वह गुस्से में देख बोला, इनकी कोई जरूरत नहीं, आज मैं और तुम लड़ेंगे, हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह, तो जल्दी कर और आ जा। रणबीर ने उसे ललकारा और आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के करीब आए और अब दोनों के हाथ में बैट था। दोनों बैट उठाकर एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी एक गुस्से से भरी आवाज वहां गूंज पड़ती है, यहाँ क्या हो रहा है। ये आवाज सुन सब उस तरफ देखते हैं जहां कॉलेज की मीटिंग खत्म कर सारे टीचर खड़े थे। रणबीर प्रिंसिपल के साथ खड़े सारे टीचर को देख अपने हाथ में रखा बैट खुद के पीछे छिपा लेता है। उसे ऐसा करता देख प्रशांत और रोहित अपना सर पीट लेते हैं। उधर रमन का भी यही हाल था, उसने भी अपना बैट छुपा लिया था, पर प्रिंसिपल की तेज नजरों से कैसे बच पाते। तुम दोनों क्या छुपा रहे हो, क्या मुझे दिखाई नहीं देता, तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। और गुस्से में आगे बढ़ते हुए पीछे खड़े टीचर से पूछते हैं, आप सब बताए इन्हें क्या पनिशमेंट देना चाहिए। सारे टीचर एक साथ बोल, ग्राउंड के 100 चक्कर लगवाए सर, तब जाकर इन सब के अक्ल ठिकाने आएगा। प्रशांत और रोहित ये सुनते ही धीरे धीरे पीछे को होने लगे। तभी प्रिंसिपल सर उनकी तरफ बिना देखे ही बोले, तुम दोनों ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये 100 चक्कर तुम दोनों के लिए 200 हो जाएंगे। प्रशांत और रोहित सुनते ही रुक जाते और सीधे बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। आज टीचर मीटिंग था इसीलिए कॉलेज बंद था, पर ये लोग भूल गए थे कि कॉलेज का गेट ग्राउंड से होकर ही जाता है और यही गलती इन्होंने ने कर दी। तभी प्रिंसिपल गुस्से में बोले, जल्दी करो और ग्राउंड के चक्कर लगाना स्टार्ट करो। ये सुनते ही रणबीर और रमन एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं। इधर जब प्रिंसिपल ने प्रशांत और रोहित को घूरे तक दोनों भी जल्दी से रणबीर के साथ दौड़ने लगे और तभी प्रिंसिपल सामने देखते हुए रमन के साथियों को बोले, अब तुम सबको अलग से बोलना पड़ेगा। फिर क्या था, प्रिंसिपल के घूरते ही सब दौड़ने लगे। वो तो अच्छा था कि ग्राउंड ज्यादा बड़ा नहीं था, वरना दौड़ते दौड़ते रात हो जी जाना था। अब सारे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ बैठकर उन सबके राउंड गिनने लगे। 10 ही राउंड हुए थे कि रमन के साथ आए उसके साथी, जो दिखने में किसी हाथी से कम नहीं थे, हाफते हाफते ग्राउंड पे बेसुध गिरने लगे। उन्हें गिरता देख प्रिंसिपल उन्हीं का हॉकी लेकर मारने को दौड़े। तभी सब जल्दी से उठकर फिर से दौड़ने लगे। 1 घंटे हो गए और अब जाकर गिनती पूरी हुई। सब धड़ाम से ग्राउंड पे गिर पड़े और हाफने लगे। उन सबको हाफता देख प्रिंसिपल खड़क लहजे में बोले, आज के बाद से अगर मैंने तुम सबको फिर से लड़ते देखा तो ये पनिशमेंट और बड़ा हो जाएगा और तब शायद तुम सब उसे झेल ना पाओ। डू यू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल के बोलते ही सब अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी प्रिंसिपल उन्हें एक बार फिर वार्न करते हुए घूरते हैं और फिर चले जाते हैं। अब किसी में भी रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बचा था कि एक दूसरे से लड़ सकें।
रमन जो बेसुध पड़ा था वह डगमगाते हुए उठता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह एकदम से जमीन पे जा गिरता है, जिसे देख प्रशांत और रोहित अपना हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमन गुस्से ने उन्हें घूरता है। इधर रमन के साथियों के तो मानो जैसे उनके प्राण ही किसी ने निकाल लिया हो, किसी भैंसे की तरह जीभ निकाल कर हाफ रहे थे, जिसे देख प्रशांत रणबीर से उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला। ये देख रमन के भैंसों की टोली कैसे हाफ रहे हैं। रणबीर उन्हें देखता है और फिर हंसने लगता है। सच में किसी भैंसे की तरह हाफ रहे थे। मोटे लोगों के साथ ऐसा होना तो लाजमी है, थोड़ा भी दौड़ ले तो हाफने लगते हैं। हुई बोला, शांत ही जाओ, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। रणबीर ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और हंसने लगा। पूर्ण विराम। आधे घंटे बाद रणबीर उठा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। वह उनके साथ हॉस्टल आ गया था। इधर रमन भी मारपीट करने के हालत में नहीं था, इसलिए उसने भी घर जाना ही सही समझा। सिंघानिया मैंसन। अर्चना का रूम। अर्चना में रूम में बेड पे लेटी सीलिंग फैन को निहार रही थी। तभी उसके रूम में सनाया आ जाती हैं और उसके पास आकर बैठ जाती हैं। सनाया का चेहरा उतरा हुआ था। अर्चना अपने ख्यालों से ध्यान को झटक कर सनाया को देखती हैं। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? अर्चना उसके उतरे हुए चेहरे को देख पूछती हैं। हाँ, वो क्या है ना, मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। उनसे मिले हुए कितने दिन हो गए हैं। ये सुनते ही अर्चना की आंखें चमकने लगती और वह उठकर बैठ जाती है। अर्चन उतावली होकर बोली, तो अभी चलो ना, मिल आते हैं तुम्हारे भाई से। वैसे भी हम तो खाली ही बैठे हैं ना। सनाया अर्चना के बातें सुन कुछ सोचने लगती हैं। उसे भी अर्चना की बात सही लगती है, पर उसे यह पता नहीं था कि अर्चना ये चाह रही थी कि सनाया अभिजीत से मिले ताकि उसे भी अभिजीत से मिलने का मौका मिल जाए। सनाया कुछ सोचते हुए बोली, आई थिंक तुम ठीक बोल रही हो। रुको, मैं अभी भाई से पूछती हूँ कि वह कहाँ है। इतना बोल सनाया जल्दी से अभिजीत को कॉल मिला देती हैं। तभी कॉल रिसीव हो जाता है और उधर से अभिजीत बोलता है, हाँ गुड़िया बोल, तूने कॉल किया? उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है, सनाया ने कहा। इधर अर्चना भी कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। मैं तो ऑफिस में हूँ, एक काम कर, तू अपना एड्रेस भेज दे, मैं तुझसे वही आकर मिल लूंगा। सनाया ये सुनते ही जल्दी से बोली, नहीं 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 भाई, बस आप बता दो, मैं खुद आकर आपसे मिल लूंगी। सनाया ने अपने सवाल किए। वह जानती थी कि अगर अभिजीत यहाँ मैंसन में आएगा तो उसे रणबीर के बारे में पता चल जाएगा, और रणबीर ने पहले ही उसे मन किया था कि वह उसके बारे में किसी को ना बताए। ओके, मैं एड्रेस बचता हूँ, तू यही आ जा, लेकिन हाँ ध्यान से आना, कोई जल्दीबाजी मत करना। ओके भाई। सनाया खुश होकर हंसते हुए बोल फोन रख देती हैं। तभी बगल में बैठी अर्चना बोली, क्या बोला ओल खड़ूस ने? क्या? सनाया चौंकते हुए बोली। तभी अर्चना अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहती हैं, आई मीन भाभी, आपका भाई। सनाया अपना सर हिलाती हैं। तभी सनाया का फोन बज उठता है और वह जैसे ही देखती हैं तो उसमें मैसेज था जो उसे अभिजीत ने भेजा था और एक लाइव लोकेशन भी था जो नीचे अटैक किए हुए था। सनाया उस लोकेशन पे टैप करती हैं और टैप करते ही अभिजीत का लाइव लोकेशन पता चल जाता है, जिसे पढ़ते ही सनाया थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्या भाई हमारे ही कंपनी में है? अर्चना ये सुन सनाया को देखते हुए पूछती हैं, क्या मतलब है भाभी, वह हमारे ही कंपनी में है? सनाया अपना सर हाँ में हिला देती हैं। सनाया का कंफर्मेशन सुनते ही अर्चना बेड से उठ जाती हैं और चेंजिंग रूम की तरफ भागते हुए बोली, भाभी मैं 2 मिनट में आती हूँ। सनाया उसे भागता देख समझ गई कि अर्चना तैयार होने के लिए गई हैं। कुछ ही देर में दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दोनों ने मैंसन की कार नहीं लिया था और बाहर से कंपनी जाने के लिए दोनों ने टैक्सी बुक कर लिया था। इधर रणबीर भी हॉस्टल से फ्रेश होकर कंपनी के लिए निकल चुका था। आज उसे समर से कुछ जरूरी बात करने थे, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। अभिषेक के अभिजीत तो मर चुका था, लेकिन अभी इस खेल का मास्टरमाइंड जिंदा था जो कहीं बैठा शातिर प्लान बनाने में ही लगा होगा। कुछ ही देर में सनाया और अर्चना आर्स कॉर्पोरेशन के बड़े से बिल्डिंग के सामने थे।
जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था RS कॉर्पोरेशन, जिसे पर दोनों के चेहरे खिल उठे। आज अर्चना और सनाया दोनों ही पहली बार RS कॉर्पोरेशन आई थी। दोनों एक्साइटेड लग रही थी। दोनों अंदर जाने लगी तभी गार्ड ने उन दोनों को रोक लिया और उन्हें देखने लगा। उस गार्ड ने दोनों को घूरते हुए बोला, जी आपको किससे मिलना है? उस गार्ड के सवाल करते ही अर्चना बोली, भाई से। उद्धरण चिन्ह, जी आपके भाई का नाम क्या है? अर्चना थोड़ा गुस्से में बोली, जी रणबीर नाम है मेरे भाई का। रणबीर नाम सुनते ही उस गार्ड को उस दिन लिफ्ट वाला सारा किस्सा याद आने लगता है कि कैसे रणबीर को कुछ लोगों ने बुली किया था तो समर ने सबको नानी याद दिला दिया था और कैसे समर रणबीर के सपोर्ट में खड़ा हो गया था। ये सब याद आते ही उसके माथे से पसीना आने लगा। आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग जाए, गार्ड डरते हुए बोला। वह अपना नौकरी नहीं खोना चाहता था। अर्चना और सनाया उस गार्ड को घूरते हुए अंदर चली जाती हैं। उनके जाते ही गार्ड अपना पसीना पोंछते हुए धीरे से बोला, ओ बच गया। अच्छा हुआ कि इन्होंने नाम बता दिया, वरना अगर देर हो जाता तो आज तो मेरी नौकरी पता छीन जाता। इधर अर्चना और सनाया चलते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आ पहुंची थी। क्या आप बता सकते हैं कि अभिजीत राज कहाँ मिलेंगे? रिसेप्शनिस्ट ये सुनते ही दोनों को देखने लगा। दोनों को देख उसकी आंखें चमक उठी और वह दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। और इतना बोल वह सामने स्क्रीन पे कुछ देखने लगा और थोड़ी देर देखने के बाद वह बोला, जी अभिजीत सर अभी मीटिंग में हैं, आप चाहे तो आपको वोटिंग रूम दिखा सकते हैं। मैं इन्फॉर्म कर दिया है, मीटिंग खत्म होते ही वहां जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट इतना बोल उन्हें अपने साथ आने को बोलता है। अर्चना और सनाया को लगा कि यह कंपनी की फॉर्मेलिटी है जो सबको निभाना पड़ता होगा, और वैसे भी ना ही अर्चना और ना ही सनाया ये बता सकती थी कि एक इस कंपनी के CEO की बेटी है और अब दूसरी बहू। इधर रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अभिजीत को इन्फॉर्म किया ही नहीं था। उसने झूठ बोला था ताकि उसे सनाया के साथ थोड़ा टाइम बिताने का मौका मिल जाए। थोड़ी ही देर में वेटिंग रूम आ गया और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अंदर जाने को बोल दिया। दोनों अंदर आए तो अंदर कुछ नहीं था, बल्कि वह वेटिंग रूम ही नहीं था। बस 2-4 सिंगल सोफे रखे हुए थे जिसपे भी अब धूल लग चुका था। दोनों को ही कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए दोनों उस रिसेप्शनिस्ट के बातों में आ गई थी। इधर रणबीर भी कंपनी आ गया था और अंदर जाने को हुआ तभी गार्ड ने उसे रोक लिया और कुछ सोचते हुए बोला, सर 2 लेडी आई हैं आपसे मिलने के लिए, मैंने उन्हें अंदर जाने दिया। रणबीर ये सुनते ही रुक गया और गार्ड को देखते हुए बोला, अब किसी में भी रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बचा था कि एक दूसरे से लड़ सकें। रमन जो बेसूध पड़ा था वह डगमगाते हुए उठता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह एकदम से जमीन पे जा गिरता है, जिसे देख प्रशांत और रोहित अपना हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। रमन गुस्से ने उन्हें घूरता है। इधर रमन के साथियों के तो मानो जैसे उनके प्राण ही किसी ने निकाल लिया हो, किसी भैंसे की तरह जीभ निकाल कर हाफ रहे थे, जिसे देख प्रशांत रणबीर से उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देख रमन के भैंसों की टोली कैसे हाफ रहे हैं। रणबीर उन्हें देखता है और फिर हंसने लगता है। सच में किसी भैंसे की तरह हाफ रहे थे। मोटे लोगों के साथ ऐसा होना तो लाजमी है, थोड़ा भी दौड़ ले तो हाफने लगते हैं। क्या मतलब? कौन लेडी? रणबीर ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। तभी गार्ड अर्चना की बातें याद करते हुए बोला, सर उनमें से एक लड़की आपको अपना भाई बता रही थी। अर्चना के अलावा रणबीर को भाई कोई नहीं बुलाता था, और 2 लड़की इसका मतलब एक सनाया होगी। रणबीर ये सोचते ही समझ गया कि कंपनी में कौन आया होगा, और यह सब सोचते ही गार्ड को थैंक्स बोल अंदर आ जाता है। वह सोचते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। ये देख उसके भवे आपस में जुड़ जाते हैं। इधर रिसेप्शनिस्ट ने सोफे के धूल को साफ कर दिया और सनाया को बैठने को बोलता है। तभी सनाया उसे थैंक्स बोल बैठने को होती है कि वह रिसेप्शनिस्ट सनाया के कमर को टच कर देता है। सनाया को जैसे ही उस रिसेप्शनिस्ट के छुबन का पता चलता तो वह चौंक कर उसे देखती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को मुस्कुरा देख सनाया को ऐसा लगा कि शायद गलती से उसने टच कर लिया होगा। यही सोच उसे इग्नोर कर बैठ जाती हैं।
अर्चना भी बगल में बैठ जाती हैं कि तभी वह आदमी सनाया के कंधे पे हाथ रख देता है। उसके हाथ रखते ही सनाया सहम जाती हैं और चौंक कर वहां से उठ जाती हैं। उस आदमी की यह बेहुदा हरकत अर्चना ने भी देख लिया था और वह गुस्से में उसे देख उसके सामने आ जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे दे मारती है। उस रिसेप्शनिस्ट का तो पूरा चेहरा एक तरफ घूम गया था। फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे।